So this is an era of junk food. This is an era of home delivery apps. This is an era of supplements. This is an era of steroid use in gyms. This is an era of creatine use in gym. आज के टाइम में मैल न्यूट्रिशन पहले होता था, बच्चे अंडरवेट होते थे, आज बच्चे भी ओवरवेट है। तो जैसे आपका वेट बढ़ता है, जिसे हम हमारी भाषा में बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं, और इंडियन पॉपुलेशन में 27 के ऊपर जाता है, फैटी लिवर, इंसुलिन रेजिस्टेंस, प्रीडिस्पोजिशन टू डायबिटीज, प्रीडिस्पोजिशन टू हार्ट अटैक्स बढ़ जाता है। कितनी क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल डे टू डे लाइफ में कंज्यूम करनी चाहिए या शराब पीना बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए लिवर डिजीज के डर से? नो अमाउंट ऑफ अल्कोहल, इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ अल्कोहल इज नॉट गुड फॉर योर लाइफ, सो इट कैन नॉट बी रिकमेंडेड। और हमारे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जो हेपेटाइटिस ए और ई के थे, जिनको हमने बोला कि आप ठीक हो जाओगे, कुछ मत करना। तो इतने एंग्शियस थे वो कि उनके किसी चाचा ने, फूफा ने, या किसी गूगल ने, या किसी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ने बोला कि आप आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक दवाई लो, और उसकी वजह से उनका लिवर खराब हो गया और हमारे पास एडमिट हुए, उनकी डेथ हो गई। अगर आपकी डाइट में 40 to 50% अनकुक्ड फूड है, आपकी लिवर हेल्थ, आपकी हार्ट हेल्थ, आपकी ओवरऑल हेल्थ, आपकी स्किन की क्वालिटी, आपकी हेयर की क्वालिटी डेफिनेटली बेटर होगी। ना ब्लैक कॉफी देखा गया है, जो भी इंसान 78 मिलीग्राम से ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, उसकी लिवर हेल्थ इज मच बेटर देन अ पर्सन हु इज नॉट कंज्यूमिंग। कोरोनिल आई थी सर, एक बहुत ही बड़े बाबा जी ने निकाली। उन बाबा जी को पब्लिकली अपोलोजाइज कराया था सुप्रीम कोर्ट ने, मेन न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज। एक सरदार जी हैं, बहुत बड़े क्रिकेट कमेंटेटर, उन्होंने अपनी वाइफ के बारे में बोला था कि आयुर्वेदिक दवाइयों ने उनकी वाइफ को ठीक कर दिया। कोर्ट ने उनसे 850 करोड़ रुपए जुर्माना भरवाया। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं डॉक्टर शुभम वत्स्या, एक ब्रिलियंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो आज लिवर डिसीज, गट हेल्थ और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के एक लीडिंग एक्सपर्ट के रूप में जाने जाते हैं। इस एपिसोड में हमने डॉक्टर शुभम से बात की इंडिया में बढ़ती लिवर प्रॉब्लम्स, फैटी लिवर, अल्कोहल के साइड इफेक्ट्स और उन गट रिलेटेड इश्यूज पर जो आम तौर पर लोग लाइटली ले लेते हैं, जैसे एसिडिटी, IBS, गैस्ट्राइटिस एंड इवन कोलन कैंसर। सिर्फ इतना ही नहीं, हमने ये भी समझा कि लाइफस्टाइल का लिवर पर क्या असर पड़ता है, किस तरह से हम अपने लिवर और गट को हेल्दी रख सकते हैं, कौन से मिथ्स लोग मानते हैं जो गलत हैं, और आज के टाइम में कौन से नए टेक्निक्स और ट्रीटमेंट्स लिवर हेल्थ को बेटर बना रहे हैं। अगर आप अपने लिवर और गट हेल्थ को लेकर सीरियस हैं तो डेफिनेटली ये एपिसोड आपको एंड तक देखना चाहिए। और इसी के साथ चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हाय सर, वेलकम टू द मिसफिट ह्यूमंस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच ध्रुव जी। सर, सेहत को लेके ना लोगों के मन में बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स होते हैं आज की डेट में, एंड आज के पॉडकास्ट के माध्यम से, इसके थ्रू आई वॉन्ट पीपल टू अंडरस्टैंड दैट मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग योर ओन हेल्थ इज नो रॉकेट साइंस, एंड बीइंग एन एक्सपर्ट ऑफ गैस्ट्रिक डिजीजेस एंड लिवर हेल्थ, मैं आज जानना चाहूँगा कई सारी ऐसी चीज़ें जो एक इंसान अपनी डे टू डे लाइफ में अडेप्ट करें और एक बेटर और हेल्दी लाइफ जी पाएँ। हर किसी की हेल्थ अच्छी रहना बहुत ज़रूरी है। राइट। प्रॉब्लम यह है कि सोशल मीडिया और मिस इन्फॉर्मेशन के ज़माने में इंसान को लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा करने से ही वो हेल्दी रह सकता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है विद टाइम जो चेंज हुई है, जो आप बात कर रहे हैं, वो है कि वी हैव गॉन थ्रू एन ईरा वेयर अर्लियर मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन even if had money was not spending to a population, irrespective how much money they have, they are overspending. So this is an era of junk food. This is an era of home delivery apps. This is an era of supplements. This is an era of steroid use in gyms. This is an era of creatine use in gym. जो एक्स्ट्रा चीज़ें हम कर रहे हैं, they are causing more ill health than health. तो जैसे मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आज के टाइम में मैल न्यूट्रिशन पहले होता था, बच्चे अंडरवेट होते थे जी, आज बच्चे भी ओवरवेट है। राइट। तो जो ओवर कंजम्पशन ऑफ फूड, ओवर कंजम्पशन ऑफ प्रोसेस्ड फूड, ओवर कंजम्पशन ऑफ शुगर, ये सब है, ये हमें मोटा कर रहा है, और पूरी डेमोग्राफी ऑफ लिवर डिजीज, या जिसको हमारी भाषा में मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं जी, वो चेंज हो रहा है। तो रादर देन गोइंग फॉर extra things, I think we have to cut down on that, and that is the main thing which answers your question. सर, कहा जाता है कि सारी बीमारियां इंसान के पेट से शुरू होती हैं। सो हम कैसे उस कोरिलेशन को समझ पाएं और हमारी ऑडियंस भी उस कोरिलेशन को समझ पाए कि गैस्ट्रिक डिसऑर्डर और लिवर हेल्थ का क्या
कोरिलेशन है और कैसे वो अपने गट हेल्थ को बेटर करके अपने लिवर को बेटर कर सकते हैं या अपने लिवर को बेटर करके अपने गट हेल्थ को बेटर कर सकते हैं? नहीं सर, देखिए ऐसा है कि आपका गट सबसे पहले तो ब्रेन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसको सेकंड ब्रेन बोलते हैं। ओके, और इसीलिए गट ब्रेन एक्सिस एक नोन कॉन्सेप्ट है, माइंड बॉडी रिलेशनशिप। हाँ, गट ब्रेन एक्सिस हमारी भाषा में बोलते हैं इसको। Okay. पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप जैसे गट को लिवर से जोड़ रहे हैं तो आप ये समझिए जो भी आप खा रहे हैं, अगर उसमें स्वीट का कंपोनेंट, शुगर का कंपोनेंट, कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट ज्यादा है जी। तो वो इंसुलिन को स्पाइक देता है। राइट। जो इंसुलिन स्पाइक होती है, इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है। एनाबॉलिक हार्मोन का मतलब कंस्ट्रक्शन वाला हार्मोन है, ठीक है। वो स्टोरेज करवाता है। तो जो भी आप ज्यादा खा रहे हैं, शुगर ज्यादा, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा, इंसुलिन उसे फैट में कन्वर्ट करता है और लिवर पे डिपॉजिट कराता है। ओके। लिवर पे फैट की डिपॉजिशन की एक लिमिट है। जैसे वो फैट एक लेवल के ऊपर जाता है तो वो ब्लड में आता है। ब्लड में आता है तो ये हो गया फैटी लिवर। फैटी लिवर के बाद वो ब्लड में आ गया। ब्लड में आया तो आपके हार्ट में जाएगा, तो हार्ट की आर्टरीज को क्लॉग करेगा तो आपको हार्ट अटैक कराएगा। ब्रेन में जाएगा, आर्टरीज को कॉगुलेट मतलब पतला करेगा, कंस्ट्रिक्ट करेगा तो स्ट्रोक कराएगा। जैसे ही आपकी आर्टरीज और कंस्ट्रिक्ट होती हैं आपका बीपी बढ़ाएगा। तो फैटी लिवर पॉपुलर इसलिए हुआ कि फैटी लिवर इज अ विंडो ऑफ अदर डिजीजेस। ओके। क्योंकि फैट एक्स्ट्रा जो भी है सबसे पहले डिपॉजिट हो रहा है आपके लिवर पे, फिर वो वहां से निकल के मल्टीपल जगह पे जाके मल्टीपल प्रॉब्लम्स कॉज कर रहा है। तो फैटी लिवर जो है, मैं अपने लिसनर्स को और आपको भी समझाना चाहूंगा, इज अ पार्ट ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ओके। मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, फैटी लिवर, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ये सब घूम फिर के एक दूसरे के भाई हैं। अगर आप किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलेंगे, आपको फैटी लिवर है तो आपका वो HbA1c करवाएगा। HbA1c होता है 3 महीने का शुगर, क्योंकि फैटी लिवर ईदर हैज ऑलरेडी डेवलप्ड इनटू डायबिटीज और इट इज अ प्रीडिसेसर, समझ रहे हैं? मतलब उसके डायबिटीज के पहले आने वाला। क्योंकि जो फैट डिपॉजिट हो रहा है ये एक चीज कराता है जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं जी। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि एक काम है जो 4 लोग कर पा रहे हैं। सपोज 4 लेबर एक काम कर रही है, आपने उनके आगे इतनी रेजिस्टेंस लगा दी कि अब 40 कर पा रहे हैं, तो आप इस लेबर को हटा के इंसुलिन मान लीजिए और रेजिस्टेंस को हटा के फैट मान लीजिए। तो जैसे 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 आपका वेट बढ़ता है, जिसे हम हमारी भाषा में बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं जी। और इंडियन पॉपुलेशन में 27 के ऊपर जाता है जी, आपको फैटी लिवर, इंसुलिन रेजिस्टेंस, प्रीडिस्पोजिशन टू डायबिटीज, प्रीडिस्पोजिशन टू हार्ट अटैक्स बढ़ जाता है। रादर अगर आप एक होमा IR स्टडी पढ़ेंगे जो बहुत ही पॉपुलर स्टडी है हमारी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में, वो कहती है अगर किसी 24 साल के आदमी का फैटी लिवर है और उसका LFT डिरेंज्ड है, लिवर फंक्शन टेस्ट, तो 36 साल में उसके हार्ट अटैक से मरने के रिस्क पॉपुलेशन से डबल है। ओके। तो एक टेस्ट होता है इसे SGPT बोलते हैं LFT में। अगर आपका SGPT बढ़ा हुआ है मतलब आपके लिवर पे सूजन तो है, और अगर आपका SGPT बढ़ा हुआ है तो अगेन आपको ये सुन के बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि आपको हार्ट अटैक का रिस्क ज्यादा है। तो फैटी लिवर एक लिवर की बीमारी से ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस और कार्डियोवास्कुलर, हार्ट में हार्ट अटैक्स, BP, हाइपरटेंशन ये करवाने का रिस्क रखता है, इसीलिए इतना पॉपुलर हुआ है। दूसरे स्पेक्ट्रम पे फैटी लिवर आज के टाइम पे पहले होता था कि अल्कोहल मेन कारण था जी। अब क्योंकि ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कॉर्पोरेट्स, मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल ईटिंग, उससे ओबेसिटी बढ़ रही है। तो बिना शराब पिए भी, जिसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बोलते हैं, वो बढ़ रहा है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज आगे चल के लिवर फाइब्रोसिस कराता है, लिवर फाइब्रोसिस आगे चल के लिवर सिरोसिस कराती है, लिवर सिरोसिस कैन लीड टू लिवर कैंसर एज वेल। पहले नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज वेस्ट की बीमारी थी, अब धीरे धीरे करके ये अपकमिंग है और ऐसा कहा जाता है इंडियन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी द्वारा कि अर्ली 2030s तक इट विल क्रॉस अल्कोहल एज द मेजर कॉज ऑफ लिवर डिजीज, लिवर फाइब्रोसिस एंड लिवर सिरोसिस। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम है, जो ये पूरी साइंस है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ सिंप्लीफाई करके और सिंप्लीफाइड तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट आर द मोस्ट कॉमन लिवर डिजीजेस, अगर हम क्रोनोलॉजी के हिसाब से समझें कि जैसे आपने अभी बताया भी, तो मोस्ट कॉमन लिवर डिजीजेस कौन से हैं एंड क्यों ये ग्लोबली इतना ज्यादा बढ़ रहे हैं? 4 सबसे कॉमन कारण होते हैं सर, अल्कोहल, मोटापा, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, डायबिटीज और वायरल हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। ओके। ये 4 मेजर कॉजेज ऑफ लिवर डिजीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। बढ़ इसलिए रहे हैं, कुछ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में वायरल हेपेटाइटिस बहुत ज्यादा है। ओके। इंडिया में भी अच्छा खासा था, वो काफी अब कंट्रोल में है। ठीक है।
कुछ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में अल्कोहलिक लिवर डिजीज बहुत ज्यादा है, कुछ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज और डायबिटीज बहुत ज्यादा है। और अगर आप इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में ये चारों चीजें काफी कॉमन है, इसीलिए वो लिवर डिजीज इतना ज्यादा डेवलप लोगों में हो रही है। और इन दी एज ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन आपको ज्यादा पता लगते हैं लोग जिनको डेवलप हो रहे हैं। सर कहा जाता है और देखा भी गया है कि इंडिया के अंदर लिवर डिजीज बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? और मैं साथ में ये भी जानना चाहूंगा कि अर्ली साइंस क्या हैं जिससे आदमी पकड़ पाए, पहले से पता कर पाए कि लिवर डिजीज हो रहा है। सर देखो, फैटी लिवर 90 to 95% एसिम्प्टोमेटिक होता है। ओके। ऐसी कुछ पॉपुलेशन सबसेट्स हैं जिनमें हम स्क्रीन कर सकते हैं अर्ली। तो अगर आप इंडियन हैं, 40 साल के ऊपर हैं, आपको डायबिटीज है, आपको बीपी की दिक्कत है, आपका बॉडी मास इंडेक्स 27 के ऊपर है, आप मोटे हैं, आपके फैमिली हिस्ट्री कोई लिवर डिजीज की है, तो आपको स्क्रीनिंग करनी चाहिए। ये स्क्रीनिंग बहुत ही कॉमन लिवर फंक्शन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड से हो सकती है। अगर इसमें आपको किसी प्रकार की एबनॉर्मैलिटी मिलती है, आप अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट जो लिवर एक्सपर्ट होते हैं हमारे जैसे, उनसे मिलते हैं, तो कुछ एडवांस टेस्ट वो आपको बता सकते हैं जिससे जल्दी पता लग पाए। बट जैसे जैसे डिजीज एडवांस करती है तो सिम्टम्स आने लगते हैं, पर जब सिम्टम्स आने लगते हैं तो डिजीज इतनी आगे एडवांस कर चुकी होती है कि उस टाइम पे उसे रिवर्स करना मुश्किल होता है। क्योंकि अगर आपको जॉन्डिस डेवलप हो गया, अगर आपको पैरों में सूजन डेवलप हो गई, अगर आपको खून की उल्टी आ गई, अगर आपका अमोनिया बढ़ने की वजह से आप बहकी बातें करने लग गए, जैसे हेपेटिक नेफ्रोपैथी कहा जाता है, तो जनरली आपको सिरोसिस डेवलप हो चुका होता है। एंड अगर आप इन 3 टर्म्स को समझेंगे, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज या फैटी लिवर डिजीज, लिवर फाइब्रोसिस और लिवर सिरोसिस, सो लिवर सिरोसिस इज कंसिडर्ड टू बी एन इरिवर्सिबल स्टेज ऑफ लिवर डिजीज। फाइब्रोसिस टू एन एक्सटेंट इज रिवर्सिबल, फैटी लिवर इज कंप्लीटली रिवर्सिबल। समझ रहे हैं? तो क्योंकि आज के टाइम पे फैटी लिवर हर किसी को है, तो अगर उसमें से कुछ लोग भी डेवलप करते हैं लिवर फाइब्रोसिस और लिवर सिरोसिस, तो नंबर काफी बड़ा हो जाता है हमारे इसी पॉपुलेशन में, जिसका नंबर इतना बड़ा है। तो ये हैं सिम्टम्स आने का वेट नहीं कर सकते हैं। वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट, हमें सतर्क रहना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी पॉपुलेशन है जिसमें स्क्रीन करके हम सही टाइम पे पता कर सकते हैं। क्योंकि अगर सही टाइम पे पकड़ा जाएगा, द ओनली ट्रीटमेंट इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। चाहे वो अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज हो, चाहे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज हो, या डायबिटिक फैटी लिवर डिजीज हो, क्योंकि डायबिटिक फैटी लिवर डिजीज भी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज ही होती है। जैसे मैंने आपको बताया, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज इज ईदर अ प्रीडिसेसर, या तो डायबिटीज के पहले आता है या पेशेंट को डायबिटीज हो चुका होता है। पुअर लाइफस्टाइल कैसे कंट्रीब्यूट करता है सर लिवर फैटी लिवर के डिजीज में? सर पुअर लाइफस्टाइल हो गया, आपका हाई कार्ब डाइट है, आपका लो फाइबर डाइट है, आपका प्रोटीन इनटेक लो है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप ओवरवेट हैं, तो इन सब चीज़ों को उल्टा कर दीजिए। आप हाई फाइबर डाइट खाइए, आप प्रोसेस्ड फूड कम खाइए, आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स कम खाइए, राइट? आप हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, आप लगातार एक्सरसाइज करिए कि आपका BMI 27 से कम रहे। और सिंप्लीफाई करने के लिए, अगर आपकी हाइट सेंटीमीटर्स में 170 सेंटीमीटर है, तो आपका मैक्सिमम वेट 70 किलो होना चाहिए। सो योर हाइट इन सेंटीमीटर्स -100 शुड बी योर मैक्सिमम वेट। तो इसको आप 2-3 किलो ऊपर नीचे कर सकते हैं, पर उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपको इतना डेवलप हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके लिवर पे फैट जमा होना शुरू हो गया है। और फैटी लिवर बोलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फैट लिवर में नहीं चाहिए होता, सिर्फ 5% लिवर के हिपैटोसाइट्स जो हैं, सेल्स हैं, उनको हिपैटोसाइट्स बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, उनमें अगर फैट है तो इट इज़ कॉल्ड फैटी लिवर डिजीज। इटियोलॉजी अलग हो सकती है। इसी मामले में जो हेपेटाइटिस B-C की बात कर रहे हैं, इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, राइट? हर किसी को ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, किसको है किसको नहीं है, बहुत ही स्पेसिफिक और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी कंसल्टेशन का सवाल है, हम आज अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। तो जहां तक हेपेटाइटिस B की बात है, हेपेटाइटिस B इज अ प्रिवेंटेबल डिजीज। इसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है। अब हर बच्चा न्यूबॉर्न वैक्सीनेट होता है इंडिया में, राइट? एंड हेपेटाइटिस B वैक्सीनेशन इज 100% प्रोटेक्टिव इफ डन करेक्टली, एंड उसका जो टेस्ट होता है, जैसे anti-HBs बोलते हैं, उसे सही टाइम पे कराया जाए और प्रोटेक्टिव रेंज में वो रहे। पर हेपेटाइटिस B एक बार आपको हो जाता है तो वो इरेडिकेबल नहीं होता, फिर आपको दवाई लंबे टाइम तक चलती है। ऑन दी अदर हैंड हेपेटाइटिस C आज के टाइम पे 2016 के बाद ऐसी दवाइयां हैं जो पूरी तरह हेपेटाइटिस C को इरेडिकेट कर सकती हैं 12 से 24 हफ्ते के ट्रीटमेंट में। तो अगर मैं मेजर 90% से ज्यादा 4 कॉजेज ऑफ लिवर डिजीज की बात करूं तो 3 लाइफस्टाइल से मैनेज होती है। अगर आप शराबी हैं तो शराब पीना बंद करें, अगर आप मोटे हैं तो वेट लूज करें, अगर आप डायबिटिक हैं तो अपने डॉक्टर से मिलकर डायबिटीज कंट्रोल करें, और अगर आपको हेपेटाइटिस B-C है तो आप उसको ट्रीट कराएं, राइट? क्योंकि इन चारों को अगर आपने अर्ली लिवर फाइब्रोसिस के लेवल पे पकड़ लिया तो आप लिवर सिरोसिस बचा सकते हैं।
How does smoking affect in liver disease? स्मोकिंग इफेक्ट्स एवरीथिंग. ओके, स्मोकिंग आपको एथेरोस्क्लेरोसिस कराती है. एथेरोस्क्लेरोसिस होता है आपकी आर्टरीज का डायमीटर कम होना. ओके. तो जब ये कम होता है तो आपको बीपी होता है, आपको डायबिटीज होता है, आपको लिवर डिजीज होती है, आपको हार्ट डिजीज होती है, आपको स्ट्रोक होता है, सब कुछ होता है. पैनक्रियाटिक कैंसर एक ऐसा कैंसर है नॉन स्मोकर्स में देखा ही नहीं गया है. स्मोकिंग, निकोटीन इन एनी फॉर्म, ईटिंग, स्मोकिंग, व्हाटएवर इज द मोस्ट कॉमन कार्सिनोजन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल कॉज ऑफ कैंसर. इसमें कोई डाउट ही नहीं है. बहुत इंटरेस्टिंग चीज लास्ट पॉडकास्ट में बोली थी, आपको बताता हूँ. निकोटीन सोसाइटी में बढ़ा क्यों? आपकी क्या रीडिंग है इसकी? Lot of people take smoking as fashion. डीप और डीप और deep. मैं बता दूं? Stress release करने के लिए. और डीप मैं बता दूं? बताओ. फेमिनिज्म बेच दिया हमने. The number of female smokers today is unparalleled because we sold equality in feminism as capitalistic economy. Now it is difficult to find a corporate employee who is a female not smoking. Rather जो नहीं पी रही उसे लग रहा है भाई मैंने कुछ गलत तो नहीं किया. समझ रहे हो? वो जो इक्वालिटी है वो इस डायरेक्शन में भी तो जा रही है. बॉलीवुड भी बेच रहा है, घर के कलेश दिखा रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखा रहा है. क्यों दिखा रहा है भाई? मत दिखाना. बहुत सारी बातें ऐसी हो जाएंगी जिन पे विवाद हो जाएंगे. बिल्कुल. तो फेमिनिज्म बेच दिया गया बॉस. सर पहले मोटापा होता है या फैटी लिवर होता है, या पहले फैटी लिवर होता है या मोटापा होता है? ये सब चिकन एग थ्योरी है, ऐसा कोई नहीं बता सकता आपको. क्योंकि लीन नैश भी होता है सर. लीन नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस. कुछ लोग बीएमआई नॉर्मल रेंज में भी इंडिया में कुछ जीन्स ऐसी हैं. अगर आप और ज्यादा गूगल करेंगे तो आपको एक जीन का नाम मिलेगा PNPLA3. उस पर नहीं जाऊंगा मैं. ओके. जिन लोगों में वो जीन होती है दे आर मोर व्हाट यू कॉल प्रोपेंसिटी उनकी डेवलप करने की फैटी लिवर ज्यादा होती है. मोर प्रोन टू इट. मोर प्रोन टू इट. तो इसीलिए मतलब हम इसको एक रूल नहीं बना सकते. ये जरूर कह सकते हैं कि इस पॉपुलेशन में, जैसे मैंने आपको बताया, इस पॉपुलेशन में फैटी लिवर होने का चांस ज्यादा है. इसमें स्क्रीनिंग होनी चाहिए, इसमें पकड़ना अच्छा है और इंटरवेंशन जरूरी है. और इंटरवेंशन बहुत ज्यादा दवाइयों से नहीं होती अनलेस एंड अनटिल आपको हेपेटाइटिस बी और सी है. मैं यहाँ पे दवाइयाँ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ. मैं यहाँ पे करेक्ट वेट, करेक्ट फूड इनटेक वो प्रमोट कर रहा हूँ. एंड नो अल्कोहल, मतलब नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ अल्कोहल, वो प्रमोट कर रहा हूँ. ब्रीफ में समझते हैं सर, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एन अल्कोहलिक फैटी लिवर एंड अ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर? क्योंकि लोगों को ना 90% लोगों को लगता है कि मेरा लिवर खराब हो रहा है, मैं तो शराब पीता ही नहीं. सर देखिए, इसीलिए ना, क्योंकि इतना ओवरलैप है, इसको MASLD का नाम दे दिया. ओके. MASLD इज मेटाबॉलिक एसोसिएटेड स्टेटो लिवर डिजीज. मतलब ये सब कुछ आपके मेटाबॉलिक सिंड्रोम पे आ रहा है. क्योंकि जो अल्कोहलिक है जनरली वो खा भी बहुत ज्यादा रहा है, तो वो जनरली मोटा भी है. तो ओवरलैप बहुत ज्यादा है. तो कई बार आप ना, मतलब नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बोलने के लिए आपको ये ढंग से इस्टेब्लिश करना है कि एक बंदे का अल्कोहल इनटेक 20 ग्राम पर डे से कम हो. ओके. अब ये इंडिया में इंश्योर करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. क्योंकि इंडिया में अल्कोहल इज अ सोशल स्टिग्मा, तो कई बार आपको पेशेंट बताएगा ही नहीं. पर लॉन्ग रन में दोनों का अंत सेम है और ओवरलैप बहुत ज्यादा है. तो आप उसको क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. क्योंकि आपके पास बहुत सारे पेशेंट होंगे जो, क्योंकि एक मिसकंसेप्शन है कि लिवर डिजीज सिर्फ अल्कोहल से होती है, लिवर सिरोसिस सिर्फ अल्कोहल से होता है. तो आपको इतने सारे पेशेंट मिलेंगे, हमने तो अल्कोहल कभी पिया नहीं, हमें क्यों हुआ? तो वही अवेयरनेस की बात है कि अपकमिंग है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज लीडिंग टू नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, लीडिंग टू लिवर फाइब्रोसिस, लीडिंग टू लिवर सिरोसिस. इट इज अ कॉमन थिंग नाउ एंड इट इज बिकमिंग इवन मोर कॉमन. क्योंकि हम खाते पीते घर के लोग जो बोलते हैं वो वेट गेन कर रहे हैं बहुत तेजी से. और इसमें कोई मतलब कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि मेरा वेट आज से 2 साल पहले 105 किलो था. ओके. तो मैंने किसी पेशेंट को इस दिन बोला कि आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है, वेट लूज करिए. तो उसने मुझे कैंडिडली बोल दिया कि डॉक्टर साहब आपका वेट भी तो इतना ज़्यादा है. तो मुझे लगा कि मेरी बात की क्रेडिबिलिटी कम हो रही है, क्योंकि जो इंसान को दिख रहा है वही वो परसीव कर रहा है. राइट. तो मैंने एक्टिवली जो पेशेंट्स को बताता था वो करके 30 किलो वेट लूज किया है 2 साल में. अभी हम 75. तो नाउ आई थिंक दैट हैज हेल्प्ड मी ऑल्सो. इट हैज चेंज माई होल आउटलुक, माई होल वे ऑफ ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड एवरीथिंग. सो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. मतलब समझना बहुत जरूरी है कि जरूरी नहीं है कि शराब पीने से ही मुझे लिवर डिजीज हो रही है, बिना शराब पिए भी मुझे लिवर डिजीज हो सकती है.
अगर हम देखें तो एक इंसान कितनी क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल उसको डे टू डे लाइफ में कंज्यूम करनी चाहिए, या शराब पीना बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए लिवर डिजीज के डर से? As a doctor, as a person who has social responsibility, I will tell you, no amount of alcohol, even a single drop of alcohol, is not good for your life. ओके, So it cannot be recommended. अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, थोड़ा सा और डीप में एक्सप्लेन करने की कोशिश, समझने की कोशिश करें सिरोसिस के बारे में, क्योंकि आजकल आप गूगल करते हो और आप लिखते हो लिवर डिजीज, तो सबसे पहले सबसे ऊपर लिखा आता है सिरोसिस। तो सिरोसिस को थोड़ा और डीपली समझते हैं, क्योंकि लोगों के मन में ना एक डर बैठ चुका है कि यार लिवर डिजीज होगा, फाइब्रोसिस होगा, सिरोसिस हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा और मैं मर जाऊंगा। सर, सिरोसिस इज द एंड स्टेज, मतलब लास्ट स्टेज ऑफ लिवर डिजीज। अगर मैं 1, 2, 3, 4 में कर दूं, फैटी लिवर के बाद स्टीटोहेपेटाइटिस का मतलब है फैट की वजह से डैमेज, इन्फ्लेमेशन, सूजन। उसके बाद फाइब्रोसिस का मतलब है, आपने स्पॉन्ज देखा जी, तो स्पॉन्ज सोख लेता है सब, तो आपका लिवर एक शॉक अब्जॉर्बर है। ओके, तो वो सोखते आपकी जो बॉडी का पूरा वो गाड़ी का जो शॉक अब्जॉर्बर है, उस तरह सोखते वो वहां तक पहुंच गया है कि अब वो सोख नहीं पा रहा है, तो वो स्पॉन्जीनेस लूज कर रहा है, अपनी इलास्टिसिटी लूज कर रहा है, उसको फाइब्रोसिस बोला जाता है। तो लिवर फाइब्रोसिस भी पार्टली रिवर्सिबल है, बट जैसे ही वो सिरोसिस में कन्वर्ट होता है, ऑलमोस्ट 80% लिवर डैमेज जब आपका हो जाता है, उसको सिरोसिस बोला जाता है, जो एक इरिवर्सिबल स्टेज होती है। ओके, तो अगर जो भी आपका इंसल्टिंग एजेंट है, जो भी लिवर को मार रहा है, उसे विड्रॉ नहीं किया गया, तो वो डेफिनेटली सिरोसिस में कन्वर्ट होगा। चाहे वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर हो, चाहे वो डायबिटिक फैटी लिवर डिजीज हो, चाहे वो अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज हो, चाहे वो हेपेटाइटिस बी सी से हुई लिवर डिजीज हो। ठीक है, ये मैं सिंप्लीफाई करने के लिए नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज और डायबिटिक लिवर डिजीज को 2 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, नहीं तो दोनों एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि आपने 4 कॉमन कॉज पूछे थे, तो वो 4 कॉमन की बैठ जाए दिमाग में कि ये 4 कॉमन कॉज है। तो ये एग्जैक्टली चीज है। लिवर सिरोसिस एक गंदी बीमारी है, एक इरिवर्सिबल बीमारी है। उसके जेन्युइन कॉम्प्लिकेशंस हैं, इरिवर्सिबल कॉम्प्लिकेशंस हैं, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर आप सिरोसिस के कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहे हैं, तो 4 ऐसी मेन चीजें हैं जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी या लाइफ लेंथ को कम करती है। सबसे पहले खून की उल्टी आना, जिसको वैरिसल ब्लीडिंग बोलते हैं। उसके बाद पैरों पे और पेट पे सूजन आना, जिसको पीडलेडीमा और असाइटिस बोलते हैं। तीसरा हिपैटिक एन्केफेलोपैथी होना, जो अमोनिया बढ़ता है ब्लड में, जिससे इंसान बहकी बहकी बातें करता है, गफलत में जाता है, होश खो बैठता है। ठीक है, और चौथा लिवर की वजह से किडनी फेल होना, जिसे अक्यूट किडनी इंजरी या हेपेटोरेनल सिंड्रोम बोला जाता है। ओके, इसी वजह से सिरोसिस से डर रहता है, क्योंकि जैसे जैसे एक एक कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती है आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्रॉप करती है, इसलिए लिवर सिरोसिस से लोग डरते हैं। अगर किसी इंसान को लिवर फाइब्रोसिस है एंड हम समझने की कोशिश करें 5 साल के टाइम में अगर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेता, तो उसकी फाइब्रोसिस सिरोसिस में कितनी तेजी से बढ़ती है? सर देखो, ओवरऑल डेटा ये कहता है कि लिवर फाइब्रोसिस विल डेवलप इनटू लिवर सिरोसिस इन अराउंड 10 to 20% पेशेंट्स, ओके, डिपेंडिंग अपॉन नो इंटरवेंशन। अब बाकी 10 साल में और नंबर बढ़ सकता है, 15 साल में और नंबर बढ़ सकता है, बट इंटरवेंशन कितनी की जाती है वो जरूरी है, एंड इटियोलॉजी भी जरूरी है। तो हम इसको बिल्कुल लिवर फाइब्रोसिस को एक उसमें नहीं डाल सकते। ओके, अगर आप सपोज कोई एक्सेसिव अमाउंट ऑफ अल्कोहल पी रहा है, सपोज कोई इंसान 200 ग्राम ऑफ अल्कोहल हर रोज पी रहा है, 200 ग्राम को अगर आप जनता के लिए मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ठीक है, कोई भी हार्ड लिकर जो है, चाहे वो विस्की हो, वोडका हो, जिन हो, रम हो, इसमें अराउंड 40 to 44% वेट बाय वॉल्यूम अल्कोहल होती है जी। तो अगर आप एक ड्रिंक को 30 ml मांगते हैं, तो उसमें 12 से 14 ग्राम अल्कोहल होता है। ओके, तो अगर मैं 200 ग्राम की बात कर रहा हूं, तो मैं 15 ड्रिंक्स ऑफ 30 ml की बात कर रहा हूं, राइट? ठीक है, इसी तरह बियर में अराउंड, डिपेंडिंग अपॉन लाइट स्ट्रॉन्ग जो होती है, 4 से 8% जी, अल्कोहल होता है। तो अगर आप एक 330 ml की जो बॉटल आती है उसमें कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें भी 12 से 14 ग्राम अल्कोहल होता है। तो लोगों को कई बार मिसकंसेप्शन होती है कि बियर इज लाइटर, राइट? तो अगर आप 4 बोतल बियर पी रहे हैं 330 ml की, तो आप 4 ड्रिंक हार्ड लिकर की पी रहे हैं। सिमिलरली वाइन में अराउंड 12 to 14% अल्कोहल होता है। तो अगर वाइन की बोतल जितनी भी है आप कैलकुलेट कर सकते हैं, घूम फिर के लिवर को सिर्फ ग्राम्स ऑफ अल्कोहल ही समझ आता है।
समझ रहे हैं? Right. तो अगर आप इस लेवल पे हैं कि आप 100 ग्राम या 200 ग्राम से ज्यादा अल्कोहल पी रहे हैं तो आपका लिवर फाइब्रोसिस, लिवर सिरोसिस में 1 साल में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इंसल्टिंग एजेंट हटाना बहुत जरूरी है, राइट? जो लोग अल्कोहल पीना छोड़ते हैं उनकी रिकवरी भी अच्छी होती है, बट अल्कोहल छोड़ना एक मुश्किल काम है। उसके लिए बहुत मोटिवेशन चाहिए, बहुत तगड़ी डी एडिक्शन की इंटरवेंशन चाहिए, एक्सपर्ट इन्वॉल्वमेंट चाहिए, राइट। क्योंकि इट इज एन एडिक्टिव सब्सटेंस। पीपल गेट क्रेविंग्स, लोगों को क्रेविंग होती है, लत लग जाती है, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आपके सवाल में इंसल्टिंग एजेंट का हटना बहुत जरूरी है। लिवर फाइब्रोसिस का लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट होने के लिए अल्कोहल बंद होनी बहुत जरूरी है, वेट लूज होना बहुत जरूरी है, डायबिटीज कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, हेपेटाइटिस बी सी का ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं? तो ये तभी रोका जा सकता है और तभी आप एक्चुअल परसेंटेज पे बात कर सकते हैं। सर, आई वुड थैंक टू गूगल फॉर टेलिंग पीपल कि लिवर एक सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रिपेयरिंग ऑर्गन है, और लोग ये भी बोलते हैं कि लिवर है, अपने आप हील करता है, अपने आप रिकवर कर लेगा, हम तो खाते रहेंगे, हम तो पीते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कितना सच है, कितना झूठ है, क्या इसमें फैक्ट है और क्या इसमें मिथ है? सर देखिए, लिवर जेन्युइनली सबसे ज्यादा सेल्फ रिपेयरिंग ऑर्गन है बॉडी में जी, बट उसकी एक लिमिट है। आप किसी इंसान की कितनी बेइज्जती कर सकते हो, उसकी लिमिट है। राइट। आप अपने माता पिता की कितनी बेइज्जती कर सकते हो, उसकी एक लिमिट है। आप अपने स्वीपर की कितनी बेइज्जती कर सकते हो, उसकी लिमिट है। इसी तरह लिवर की आप कितनी बेइज्जती कर सकते हो, उसकी लिमिट है। आप उसको एक्सटेंड करोगे तो लिवर आपको चांटा मारेगा। जैसे आप अपने पापा की इंसल्ट करोगे तो वो आपको चांटा मारेंगे, आप अपनी वाइफ की, अपनी गर्लफ्रेंड की इंसल्ट करोगे वो आपकी चांटा मारेगी। तो हर किसी की लिमिट है, आप उसे स्ट्रेच करोगे तो वो दिक्कत देगा। तो ये आपको समझाने के लिए मैं इतना बड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जो लोग इंसल्ट कर रहे हैं वो फिर एक लेवल के आगे जा रहे हैं तो फिर वो बात नहीं सुन रहा, तो चांटे ही पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो सर। बट एक और भी चीज देखी गई है कि लिवर डिसीज, दिस इज वेरी कॉमन दीज डेज। एक टर्म यूज होता है गायनेकोमास्टिया, बिल्कुल राइट? एंड लोगों को लगता है कि गायनेकोमास्टिया अनहेल्दी ईटिंग हैबिट से होता है, एंड रिसर्चर्स कहती हैं दैट इट इज आल्सो रिलेटेड टू लिवर डिजीज। ओके। सो पहले गायनेकोमास्टिया क्या होता है? गायनेकोमास्टिया एक टर्म है, डेवलपमेंट ऑफ मेल ब्रेस्ट टिश्यू, जी, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू इन अ मेल। राइट। जैसे हम जानते हैं कि ब्रेस्ट जनरली फीमेल्स में होता है, मेल्स में नहीं होता। तो मेल्स में डेवलप होते हैं तो गायनेकोमास्टिया कहते हैं। इसका मतलब है कि मेल में ईस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोन है उसकी एक्सेस हो गई है। तो जनरली लिवर सिरोसिस में ईस्ट्रोजन एक्सेस होता है क्योंकि जो भी बॉडी में ईस्ट्रोजन बनता है थोड़ा बहुत मेल में, या फिर जो भी एंड्रोजेंस हैं वो लिवर डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा तो वो ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो रहे हैं। ओके। और एक और चीज बताता हूँ जो स्पेसिफिक है, लिवर डिजीज में वाटर कलेक्शन होती है जी। तो कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो पानी निकालने के लिए यूज की जाती हैं, उनके साइड इफेक्ट से भी गायनेकोमास्टिया होता है लिवर सिरोसिस में। ओके। लिवर डिजीज में गायनेकोमास्टिया होता है बोलना थोड़ा गलत है, ओके। सिरोसिस में डेवलप होता है। यस, तो इट इज वन ऑफ द कॉजेज, गायनेकोमास्टिया का वन ऑफ द कॉज ओके, लिवर सिरोसिस है। लिवर सिरोसिस इज नॉट द ओनली कॉज, वन ऑफ द कॉजेज है, बट अगर आपको गायनेकोमास्टिया है तो इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू लिवर डिजीज। नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि हर गायनेकोमास्टिया लिवर डिजीज की वजह से। आप ये जरूर कह सकते हो लिवर सिरोसिस से गायनेकोमास्टिया डेवलप होता है। समझ रहे हैं? ओके। एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस बट एवरी रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर। समझ रहे हैं ना मेरी बात? बिल्कुल समझ रहा हूँ। तो वो वाली चीज है कि हर इंसान जिसको गायनेकोमास्टिया है हम ये नहीं बोल सकते उसे लिवर डिजीज है। उसका ईस्ट्रोजन एक्सेस का कोई और कॉज भी हो सकता है जो नोन है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा आज, दैट इज बियॉन्ड टुडेज डिस्कशन। बट यस, लिवर सिरोसिस में गायनेकोमास्टिया डेवलप होता है। आपकी रिसर्च बिल्कुल ठीक है। सर, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? अभी आपने हेपेटाइटिस ए, बी और सी की बात करी, बाकी चीजें तो मुझे थोड़ी सी समझ में आई और मुझे लगता है ऑडियंस को भी समझ में आएगी, बट व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन हेपेटाइटिस ए, बी एंड सी, एंड हाउ कैन दे बी प्रिवेंटेड? और अगर किसी को हो गया है तो उसको क्योर कैसे कर सकते हैं? तो मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। सिर्फ ए बी सी नहीं, ए बी सी डी ई 5 मेन वायरस है। ओके। एफ नहीं होता, जी भी होता है। ओके। जी जनरली लिवर डिजीज नहीं कॉज करता, ए बी सी डी ई लिवर डिजीज कॉज करते हैं। लकीली हेपेटाइटिस डी इंडिया में नहीं मिलता है। ओके। तो हम बात करते हैं ए बी सी और ई के बारे में। ओके। ए और ई फीको ओरल ट्रांसमिशन से होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? फीको का मतलब पॉटी, ओरल का मतलब मुंह। तो जब किसी इन्फेक्टेड पेशेंट से या इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से वाटर कंटेमिनेट होता है और वो डिसइंफेक्टेड वाटर या फूड के माध्यम से मुंह में इंसान के जाता है तो आपको हेपेटाइटिस ए या ई डेवलप होते हैं। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई अक्यूट
वायरल हेपेटाइटिस कॉज करते हैं। अक्यूट का मतलब एकदम से होने वाला। ओके। जनरली ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होती है। सेल्फ लिमिटिंग डिजीज का मतलब खुद से ठीक होने वाली डिजीज। ओके। इसमें कुछ पेशेंट्स में अक्यूट लिवर फेलियर या सीवियर वॉमिटिंग या सीवियर कोगुलोपैथी, खून के जमने की क्षमता कम हो जाती है, इन पेशेंट्स को एडमिशन की जरूरत पड़ती है। ओके। ये भी ठीक हो जाते हैं। अक्यूट लिवर फेलियर कई बार ठीक नहीं हो पाता है, इट कैन लीड टू डेथ एज वेल। तो ये बात याद रखेंगे, ए और ई गंदा खाने पीने से हो रहे हैं। तो ए और ई के पेशेंट को जब हम डिस्चार्ज करते हैं, ओपीडी में मिलते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं कि 3 से 6 महीने आप घर का ही पानी पिएंगे, घर का ही खाना खाएंगे, और ध्यान रखेंगे कि पानी आप उबला हुआ ठंडा करके पिए। ओके। मतलब बॉइल्ड वाटर पिए ठंडा करके, कि आपको जो फीको ओरल ट्रांसमिशन है वो ना हो। और दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी इन्फेक्टेड इंसान घर पे है, वो जब भी वॉशरूम जाए वो अच्छे से अपने हैंड्स को वॉश करे और सैनिटाइज करे। क्लियर है? ठीक है। ए और ई लिवर सिरोसिस या क्रॉनिक लिवर डिजीज नहीं कॉज करते। ओके। कमिंग टू बी एंड सी, हेपेटाइटिस बी का मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन मां से बच्चे को होता है। ठीक है? जनरली ये बर्थ पे ट्रांसमिट करता है बच्चा, और बहुत लंबे टाइम तक ये एसिम्प्टोमेटिक रहता है, बिना सिम्टम्स के। ठीक है। पर क्योंकि ये एक डीएनए वायरस है, आपने सुना होगा डीएनए आरएनए, ये डीएनए वायरस है, तो ये आपके जीनोम में इंटीग्रेट कर जाता है। तो ये बहुत लंबे टाइम तक आपके जीनोम में रहता है, और एक उम्र पे, कई बार 20 साल, कई बार 30 साल, कई बार 40 साल पे ये जनरली इंसिडेंटली पता लगता है। इंसिडेंटली का मतलब आपको अपेंडिक्स हो गया, आप अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराने गए, तो ओटी में जाने से पहले आपके कुछ टेस्ट हुए, तो आपको पता लगा मतलब हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव, हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव। आप एक लड़की प्रेग्नेंट हो गई, उसके टेस्ट हुए, उसको पता लगा हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव, हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव। एक इंसान ब्लड बैंक ब्लड डोनेट करने गया, उसको पता लगा हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव, हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव। ये सबसे कॉमन तरीका है, क्योंकि ये दोनों वायरस बहुत लंबे टाइम तक एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। सिम्टम आते हैं, बट आज के टाइम पे स्क्रीनिंग इस लेवल पे होके पता लगने के चांसेस बढ़ गए हैं। ठीक है? तो अगर ये एसिम्प्टोमेटिक लेवल पे पता लगते हैं, तो हम देखते हैं कि लिवर पे कोई डैमेज शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है, और उस हिसाब से हम इसे मैनेज करते हैं। हमारे पास ऐसी दवाइयां हैं जो आज हेपेटाइटिस बी और सी से होने वाला लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर बचा सकती है। अगर किसी को डेवलप हो जाता है, तो एंड स्टेज में वो लिवर सिरोसिस ही डेवलप करता है, और फिर वो सेम होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ इटियोलॉजी, किस वजह से वो हुआ। तो सी जनरली देखा गया है वर्ल्ड में डिसइंफेक्टेड नीडल्स से होता है। ओके। आईवी ड्रग अब्यूजर्स या बार्बर्स जो स्टेरलाइज नहीं कर रहे अपने इंस्ट्रूमेंट्स को, या आप किसी हॉस्पिटल में ऑपरेशन करा रहे हैं जहां पे इंस्ट्रूमेंट स्टेरलाइज नहीं है ढंग से, तो हेपेटाइटिस सी जनरली उससे होता है। ओके। हेपेटाइटिस बी की प्रिवेंशन के लिए हमारे पास वैक्सीन है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। हेपेटाइटिस सी को प्रिवेंट करने के लिए अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वैक्सीन नहीं है। हेपेटाइटिस ए को प्रिवेंट करने के लिए अगेन हमारे पास वैक्सीनेशन है, और हेपेटाइटिस ई को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं है। तो ए और बी वैक्सीन से भी प्रिवेंट हो सकते हैं, सी और ई के हमारे पास वैक्सीन नहीं है। बट भगवान ऐसा ना, कुछ देता है तो कुछ ले लेता है, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन, किसी को आसमान नहीं मिलता। तो बी बचा सकते हो पर इरेडिकेट नहीं कर सकते, सी को आप बचा नहीं सकते पर इरेडिकेट कर सकते हो। समझ रहे हैं? तो दवाइयां हेपेटाइटिस सी की हैं, चाहे वैक्सीन ना हो, पर वो दवाइयां उसे खत्म कर सकती हैं, क्योंकि सी एक आरएनए वायरस है जो आपके जीनोम में इंटीग्रेट नहीं करता। सर, बहुत सारे लोग ब्लड टेस्ट करा रहे हैं आजकल ना, बहुत कॉमन हो गया है कि काफी अवेयरनेस बढ़ गई है मार्केट में कि ब्लड टेस्ट कराओ, एंड पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स गेटिंग देमसेल्फ डायग्नोस्ड आउट ऑफ कि कोई मेरे को प्रॉब्लम है या नहीं है, जस्ट एज हेल्थ चेकअप्स, राइट? काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया कि लोग जाते हैं और कहते हैं हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, बट हमें मंथली, हर तीसरे महीने, 6 महीने में एक बार टेस्ट कराने हैं। और ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें ये भी देखा गया है कि ज्यादातर लोगों में SGOT और SGPT के लेवल्स जो होते हैं, ये मैं बहुत एक लेमैन्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, और वो डर जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में इंसान को क्या करना चाहिए? क्या उसको डरना चाहिए कि SGOT SGPT के लेवल्स बढ़ गए हैं, या उसको काम डाउन रहना चाहिए कि यार नहीं, देयर इज नथिंग वेरी सीरियस अबाउट इट, लेट्स जस्ट स्टे काम? अगर आपका SGOT SGPT लेवल बढ़ा हुआ है, तो आपको अपने गैस्ट्रो के डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि इट कैन बी अ विंडो कि आपको हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी है, आपको डायबिटीज डेवलप हो रहा है, आपको फैटी लिवर डेवलप हो रहा है, आप अल्कोहल पी रहे हैं उस वजह से हो रहा है। तो SGOT PT का मतलब है बढ़ने का कि आपके लिवर पे सूजन है। अगर आपके लिवर पे सूजन है, तो आपको एक एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत है। तो घबराएं नहीं, एक्सपर्ट ओपिनियन लें। अगर आप एक्सपर्ट ओपिनियन ले रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं ले रहे तो डेफिनेटली घबराने की जरूरत है। दूसरी चीज जो एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है
इससे मुझे याद आता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्री ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का अब्यूज़ है, आयुर्वेद का, होम्योपैथ का, और इसमें कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जो डेफिनेटली इस्टेब्लिश्ड है विच कॉज लिवर इंजरी। जैसे बहुत सारे हर्ब्स हैं, मतलब मैं आयुर्वेद का एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैं आपको बहुत सारी स्टडीज ऐसे दिखा सकता हूँ। एम्स से स्टडीज हुई हैं, वर्ल्ड वाइड स्टडीज हुई हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री ऑल्टरनेटिव मेडिसिन इज हिपैटोटॉक्सिक, ये इस्टेब्लिश करती हैं। और हमारे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जो हेपेटाइटिस ए और ई के थे, जिनको हमने बोला कि आप ठीक हो जाओगे, कुछ मत करना, बट क्योंकि उनका बिलिरुबिन लेवल टाइम लगता है, जॉन्डिस लेवल 3 महीना लगता है नीचे आने में, तो इतने एंग्शियस थे वो कि उनके किसी चाचा ने, फूफा ने, या किसी गूगल ने, या किसी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ने बोला कि आप आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक दवाई लो, और उसकी वजह से उनका लिवर खराब हो गया और हमारे पास एडमिट हुए और उनकी डेथ हो गई। सो बिलिरुबिन क्या होता है? बिलिरुबिन जो जॉन्डिस का मार्कर होता है एलएफटी में, जैसे एलएफटी में एक बिलिरुबिन होता है, वो आपका पीलिया होता है। एसजीओटी, एसजीपीटी वो मार्कर्स हैं जो आपके लिवर पे सूजन बताते हैं। ऐसे कुछ और हैं जो स्पेसिफिक हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो बिलिरुबिन मान के चलिए आपको जॉन्डिस का मार्कर होता है। सर रिपोर्ट में आ गया एसजीओटी एसजीपीटी ऊपर है, अपर साइड में, तो क्या वहां से सीधे इंसान को रेडियोलॉजी करा के सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए, या उससे पहले भी कुछ चीजें हैं जो फॉलो करी जा सकती हैं? सर देखो, अल्ट्रासाउंड तो करा सकता है, ओके, सीटी नहीं कराना चाहिए, और एलएफटी और अल्ट्रासाउंड के साथ अपने एक्सपर्ट से मिल सकता है। ये भी मेरा ओपिनियन है कि इंडिया में ये चीजें हो सकती हैं। अगर आप वेस्ट में जाएंगे तो आप एलएफटी बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं करा सकते, और आपको अपॉइंटमेंट के लिए 6 महीने लगते हैं किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप मुंह उठाएंगे और शाम को 5 बजे पहुंच जाएंगे गैस्ट्रो डॉक्टर के क्लिनिक पे और डंडा मारेंगे उसको कि मुझे पहले देखो। तो ये इंडिया का ओवर द काउंटर वाला कॉन्सेप्ट है, जिसकी वजह से केमिस्ट से दवाइयां लेके भी लोग खराब होते हैं, जिसकी वजह से खुद टेस्ट करा के अपने अप्लाई करते रहते हैं। और दूसरी चीज सर, एक बात समझनी पड़ेगी कि गूगल आपको डॉक्टर नहीं बना सकता जी। आपके पास इंफॉर्मेशन है, पर उस इंफॉर्मेशन को असेस करने की नॉलेज नहीं है, जिसको असिमुलेट करने में इस नॉलेज को रैंडमली 15 साल लग जाते हैं जी। ठीक है, तो मिस इन्फॉर्मेशन और मिस गाइडेंस की वजह से ये केस खराब होते हैं। जनरली घबराने की कोई जरूरत नहीं है अगर आप ढंग से अपने एक्सपर्ट डॉक्टर से मिल रहे हैं। सर अभी आपने गूगल की बात करी, मैं आपका पर्सनल ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि व्हाट इज योर टेक ऑन दिस गूगल नॉलेज? सर देखिए, हेल्थ इंडस्ट्री के लिए तो गूगल बहुत अच्छा है, क्योंकि जो भी इंसान गूगल करता है वो देखा गया है कम से कम 3 से 4 डॉक्टर्स को दिखाता है जी। जो 3 से 4 डॉक्टर को दिखा रहा है वो 3 से 4 डॉक्टर से लिखे हुए टेस्ट भी कराएगा और अलग अलग दवाइयां भी लेगा जी। तो हेल्थ इंडस्ट्री के लिए तो बहुत अच्छे लोग हैं। बट जो इंसान गूगल करता है उसकी एक खासियत होती है कि उसके एंग्जाइटी लेवल जनरली हाई होते हैं, तो वो एंग्जाइटी के चलते बहुत सारी डिफरेंट चीजें पाल लेता है। उसकी क्वालिटी ऑफ स्लीप पुअर हो जाती है, उसके स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाते हैं, उसकी पर्सनल रिलेशनशिप्स खराब हो जाती हैं, उसके दोस्तों से बननी बंद हो जाती है, वो अल्कोहल इंटेक बढ़ जाता है। तो ये सब चीजें हैं जिसको मेरी भाषा में मैं गूगलोपैथी बोलता हूँ। तो ये हमें बहुत आराम से इतने साल से पेशेंट देखते हुए समझ आ जाता है कि कौन सा पेशेंट एक्सेसिव गूगल करने वाला है, कौन सा पेशेंट एक्सेसिव गूगल करने वाला नहीं है। और जनरली जब एक पेशेंट आपके सामने बहुत सारी फाइलें निकाल के रखता है तो आपको समझ आ जाता है कि ये डॉक्टर शॉपिंग भी कर रहा है। तो डॉक्टर शॉपिंग भी उसी इंसान की का साइन होता है जो एक्सेसिव गूगल कर रहा होता है। तो ऑन दी, आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछ रहे हैं, मैं पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ फ्रॉम दी अदर साइड ऑफ द टेबल। तो मुझे समझ भी आ जाता है कि यार ये पेशेंट ठीक होने वालों में से नहीं है, क्योंकि ये जाके जो भी मैं इसे लिखूंगा उसे असेस करेगा। जैसे पेशेंट बहुत बार पूछती है दवाई क्यों दी, तो बहुत पेशेंट्स को हम नहीं समझा पाते। बहुत पेशेंट्स को आपने 4 दवाइयां लिख दी, वो खुश हो गया, उसने खा ली, वो ठीक हो गया। बहुत पेशेंट को आपने 6 दवाइयां लिखी, वो ठीक हो गया। किसी पेशेंट को आपने बोला तो ये दवाई की जरूरत नहीं है। तो ऐसे पेशेंट भी हैं जो कहते हैं सर हमने तो आपकी फीस दी है, दवाई नहीं लिखी आप। समझ रहे हैं? तो वो एक चीज है जो समझनी पड़ेगी कि कोई भी पेशेंट सेम नहीं है, और गूगल करने वाले पेशेंट जनरली ऊपर से ठीक नहीं हो रहे होते, बाकी चीजों में ठीक हो जाएं अगर वो किसी पे विश्वास करके पढ़े लिखे आदमी पे सीधा चल भी ले। क्योंकि सर देखो, हम एज गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो प्रॉपरली पढ़े लिखे हैं वो गिनती के हैं इंडिया में। तो अगर आप हैदराबाद में कोई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है मैं उसको भी जानता हूँ, कोई चेन्नई में मैं उसको भी जानता हूँ, कोई दिल्ली में मैं उसको भी जानता हूँ। तो हमें पता है कि ये बंदा पढ़ा लिखा है यार, तेरे को मेजर टाइम सही चीज बता रहा है। अगर तू उसको जज करने मेरे पास आ रहा है तो मेरे को जज करने किसी और के पास आ रहा है। कहते नहीं सर कि अगर आपकी बात मैं किसी तीसरे बंदे से कर रहा हूं तो उसकी बात मैं चौथे बंदे से भी कर रहा हूँ। राइट। तो ये वही वाला हिसाब है।
सर गूगल देख के कैंसर वाले कितने आते हैं आपके पास पेशेंट? सर उनके दिमाग में बैठ जाता है कैंसर, क्योंकि गूगल एक सर्च इंजन है ना, तो कोई डॉक्टर तो है नहीं, तो आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है, तो कैंसर बैठ जाता है उनके दिमाग में, बेचारे टेस्ट ही कराते रहते हैं। सो व्हाट आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ लिवर कैंसर? सो लिवर सिरोसिस की स्टेज नेक्स्ट लिवर कैंसर होती है। मोस्ट कॉमन अगर आप बोलोगे तो वायरल हेपेटाइटिस में हेपेटाइटिस बी, अल्कोहल एंड नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। एंड हाउ कैन अर्ली डिटेक्शन इंप्रूव द सर्वाइवल रेट्स? सो किसमें स्क्रीन करना है वो जरूरी है। अर्ली डिटेक्ट कैसे करोगे आप? अगर लिवर सिरोसिस सही टाइम पे पकड़ोगे जी, या हेपेटाइटिस बी जिस पेशेंट को है लंबे समय से, उसमें आप 6 मंथली स्क्रीन करोगे। अर्ली मिलने का मतलब है कि आप फैला हुआ कैंसर नहीं ढूंढ रहे, मतलब आपको कैंसर मिल गया जो लिवर में सीमित है। जो लिवर में सीमित कैंसर है वो लिवर रिसेक्शन या लिवर ट्रांसप्लांट से पूरी तरह क्योर हो सकता है। द मिनट वो फैलता है उसका सर्वाइवल ड्रास्टिकली ड्रॉप करता है। ओके, फिर आप जाते हैं कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी की तरफ। उसके साथ लिवर कैंसर, फैला हुआ लिवर कैंसर इज अ बैड कैंसर टू हैव, अ लीथल कैंसर टू हैव। तो उसमें काफी हाई मोर्टेलिटी रहती है, राइट? तो पर अगर आपको सही टाइम पे पता लग जाता है, आप लिवर सिरोसिस के पेशेंट को 6 मंथली स्क्रीन कर रहे हो, आप लॉन्ग टर्म हेपेटाइटिस बी वाले पेशेंट को 6 मंथली स्क्रीन कर रहे हो और पकड़ लेते हो आप अर्ली लिवर कैंसर, तो उसका सर्वाइवल अच्छा है विद लिवर रिसेक्शन और लिवर ट्रांसप्लांट। व्हाट आर द चांसेस ऑफ सर्वाइवल? डिपेंड करता है ना स्टेज ऑफ द डिजीज पे। अगर 2 सेंटीमीटर से छोटा नोड्यूल पकड़ लिया आप, जो लिवर कैंसर है, आपके सीटी पे और एक ब्लड टेस्ट होता है, सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन बोलते हैं, उसमें पकड़ लेते हैं आप, तो आप उसे रिसेक्शन पे हो 100% सर्वाइवल है। अगर आपका कुछ क्राइटेरिया है, इसमें लिवर कैंसर में लिवर ट्रांसप्लांट हो सकता है और कुछ में नहीं हो सकता, अगर आप उस क्राइटेरिया में फिट होते हैं कि लिवर ट्रांसप्लांट हो पा रहा है और लिवर ट्रांसप्लांट कराते हैं, तो आप दोबारा बहुत अच्छा सर्वाइवल रेट है। बट अगर फैला हुआ है, मेटास्टैटिक लिवर कैंसर या मेटास्टैटिक हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, उसका सर्वाइवल रेट बहुत पुअर है। अगर मैं नए केसेस की बात करूं, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से देखें, तो हाउ मेनी न्यू लिवर कैंसर केसेस आर बीइंग डायग्नोस्ड ऑन एन एवरेज एनुअली? सर ये एक्चुअली बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये डेटा बहुत ही वेरीड डेटा है। क्योंकि आप ये बात कर सकते हो कि लिवर सिरोसिस में कितने लिवर कैंसर डेवलप होते हैं। लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट्स में अराउंड 1 to 5% में लिवर कैंसर डेवलप होता है। ओके, राइट? बट ऐसे कितनों में नहीं पकड़े जाते हैं ये नहीं बता सकते। नॉन सिरोटिक लिवर में सिर्फ हेपेटाइटिस बी लिवर कैंसर कर सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि वो डीएनए वायरस है, आपके डीएनए में म्यूटेशंस करके आपको सिरोसिस के पहले वो लिवर कैंसर कर सकता है। इसीलिए 40 साल के ऊपर जो हेपेटाइटिस बी के पेशेंट्स होते हैं, उनमें हम नॉन सिरोटिक लिवर में भी स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं। तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होंगे? प्रिवेंट मेडिसिन, जो हेपेटाइटिस बी की दवाइयां हैं वो डेफिनेटली प्रिवेंट करती हैं प्रोग्रेशन ऑफ लिवर डिजीज, लिवर कैंसर, लिवर सिरोसिस, बिल्कुल करती हैं। बट हर पेशेंट को दवाई की जरूरत नहीं है। Okay. उसके कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया हैं जो आपको आपका गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बता देगा। राइट। सो कैन पेशेंट्स रिवर्स फैटी लिवर डिजीज कंप्लीटली विद लाइफस्टाइल चेंज एंड मेडिकल इंटरवेंशन? यस, फैटी लिवर इज अ रिवर्सिबल डिजीज, इट इज कंप्लीटली रिवर्सिबल। क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए? मेडिकेशन के लिए तो आई विल डेफिनेटली से दैट दे शुड विजिट द कंसल्टेंट। 10% बॉडी वेट लॉस ओके इज द टारगेट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ फैटी लिवर डिजीज, जिसमें देखा गया है कि सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आती है पेशेंट की लिवर डिजीज में और लिवर हेल्थ में। अब वो 10% बॉडी वेट लॉस करने के लिए आपको डाइट चाहिए। डाइट इज 80% रिस्पॉन्सिबल फॉर वेट लॉस। ओके, और 20% इज योर एक्सरसाइज। एंड हमेशा याद रखिए, वेट लॉस इज लाइक योर सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक में पैसे कब आते हैं? जब आपकी कमाई ज्यादा होती है, खर्चे कम होते हैं, तभी इकट्ठे होते हैं। तो इसी तरह अगर आप वेट को देखें तो आपके खर्चे ज्यादा होने चाहिए और आपकी कमाई कम होनी चाहिए। तो आप मुंह के अंदर कैलोरी कम डालें और एक्सर्शन में कैलोरी ज्यादा बर्न हो। तो जो इकट्ठा हो रहा है पेट पे, ये आपका सेविंग बैंक अकाउंट है ऑफ कैलोरीज। ये छोटा होना चाहिए, आपका बैंक का बैंक अकाउंट बड़ा होना चाहिए। तो उल्टा हो रहा है आज के टाइम में। तो इसलिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जरूरी है। इसलिए दवाई से भी पहले सर, हमारी एक रील थी जो वायरल हुई थी, ब्लैक कॉफी। ना ब्लैक कॉफी देखा गया है, जो भी इंसान 78 मिलीग्राम से ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, उसकी लिवर हेल्थ इज मच बेटर देन अ पर्सन हु इज नॉट कंज्यूमिंग। ये न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में एस्टैब्लिश स्टडीज है। ये कोई मेरी फीलिंग नहीं है, मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है। इस पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें भी हमें बोली जो हमने देखी और हमने उनको हंस के टाल दिया, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वो ट्रेंड चीजें बोल रहे हैं, फीलिंग की चीजें नहीं बोल रहे। जो पढ़ा है हमने वो बोल रहे हैं, जो सच है वो बोल रहे हैं। तो यस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन विद कैलोरी डेफिसिट,
with low carbohydrate diet, high fiber, high protein diet, black coffee, exercise 40 to 50 minutes a day, around 5 to 6 days a week, which amounts to around 250 minutes of exercise, which should include aerobic as well as moderate weight training. आपको मतलब बॉडी बिल्डर बनने की जरूरत नहीं है, आपको सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है. इसका कॉम्बिनेशन अगर आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको वेट लॉस होगा, डेफिनेटली. और वेट लॉस होगा, वही वेट लॉस आपकी लिवर हेल्थ को बेटर कर सकता है. सर मैंने मान लिया कि कॉफ़ी मदद करती है, कैसे करती है वो एक अलग चीज़ है, बट कॉफ़ी आई पर्सनली थिंक दैट इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन. ओके, राइट. मतलब अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, आपको बहुत सारे, आपको एंजाइटी का इशू है, आपको मल्टीपल कोई भी डिसऑर्डर हो सकता है जिसकी वजह से आप कॉफ़ी नहीं कंज्यूम कर सकते. ठीक है, राइट. ओके. तो ऐसे 3-4 फूड्स और बताओ जिनका कंजम्पशन करा जा सकता है और फैटी लिवर या लिवर डिजीज से बचा जा सकता है. सर, एंजाइटी और हाइपरटेंशन जो आप कह रहे हैं, हाँ. कॉफी से ट्रांजिएंट होती है. आप जितनी भी कॉफी आपको सूट करती है, अगर आप पी सकते हैं, आपके लिवर के लिए अच्छी है. ठीक है, पहला नंबर. नंबर 1. दूसरा नंबर, अगर आपको बीपी नहीं है तो कॉफी अकेली हाइपरटेंशन नहीं कर सकती. राइट. ट्रांजिएंट स्पाइक ला सकती है. बिल्कुल. अगर आप ओवर एंशियस बंदे हैं और कॉफी का सिप मारते ही आपको एंजाइटी हो रही है तो बात अलग है. राइट. जनरली कॉफी इज नॉट द ओनली रीजन फॉर एंजाइटी. देखा गया है जो कैफीन ले रहा है वो स्मोकिंग भी एक्सेसिव कर रहा है. आप कॉफी को गाली मत दीजिए, आप स्मोकिंग को गाली दीजिए बीपी के लिए, तब मैं मानता हूँ. राइट. ठीक है. तो मैं कोई कॉफी का ब्रांड नहीं बेच रहा हूँ यहाँ पे. मैं कोई ये नहीं बोल रहा ये वाली कॉफी बेटर है, वो वाली कॉफी बेटर है. मैं वो बता रहा हूँ जो रिसर्च्ड है. राइट. आपकी दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ. एप्पल, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. राइट. 2 apples a day keeps the doctors twice away. राइट. Right? Oranges, green leafy vegetables, carrots, radish, almonds, walnuts. अगर आपकी डाइट में 40 to 50% अनकुक्ड फूड है, आपकी लिवर हेल्थ, आपकी हार्ट हेल्थ, आपकी ओवरऑल हेल्थ, आपकी स्किन की क्वालिटी, आपकी हेयर की क्वालिटी डेफिनेटली बेटर होगी. राइट. राइट. इसमें कोई डाउट नहीं. अगर आप ब्रेड पकौड़े खाएंगे, अगर आप समोसे खाएंगे, अगर आप पिज्ज़ा खाएंगे, अगर आप बर्गर खाएंगे, अगर आप स्मोकिंग करेंगे, आप अल्कोहल पिएंगे, तो ये सब चीज़ें उल्टी हो जाएंगी. इसमें कोई डाउट नहीं है. राइट. तो ये आपकी बात का पूरा जवाब है. सो व्हाट इज द रोल ऑफ लिवर इन जनरेटिंग फैट इन द बॉडी? नहीं, लिवर फैट नहीं जनरेट कर रहा है. लिवर तो फैट की ब्रंट फेस कर रहा है. ओके. देखिए सर, मेनली आपका शुगर जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के फॉर्म में आता है. जी. तो अगर आप जूस जब पीते हैं तो वो तो सीधा ही फ्रक्टोज जो है वो लिवर में जाके फैट में कन्वर्ट होता है. जी. इस तरह हाई ग्लूकोज फूड जो होते हैं, शुगरी फूड्स, मिठाई, ये आपका इंसुलिन, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इंसुलिन लिवर में फैट में कन्वर्ट करता है. जब लिवर की कैपेसिटी फैट को स्टोर करने की चली जाती है तो ब्लड में स्पिल होता है. तो वही बात, ब्लड में स्पिल होकर हार्ट में जाएगा तो हार्ट अटैक कराएगा, ओवरीज में जाएगा पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कराएगा, दिमाग में जाएगा स्ट्रोक कराएगा, गॉल ब्लैडर में जाएगा गॉल स्टोन कराएगा, आर्टरीज को पतला करेगा, बीपी कराएगा. तो जैसे जैसे आप कैलोरी डेफिसिट में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो जो स्टोर फैट है लिवर का वो बॉडी यूज करने लगती है. तो आपको फैट लॉस, फैटी लिवर रिवर्सल और वेट लॉस होता है. सर, क्या ऐसे कोई नॉन सर्जिकल इंटरवेंशंस या ट्रीटमेंट्स हैं जो कि एडवांस लिवर सिरोसिस को ठीक कर सकते हैं? सर, लिवर सिरोसिस बाय डेफिनेशन इज नॉट ट्रीटेबल. ओके. नॉट क्योरेबल. ओके. ट्रीटेबल नहीं बोलूंगा, नॉट क्योरेबल. ओके. द ओनली क्योरेबल ट्रीटमेंट फॉर लिवर सिरोसिस इज लिवर ट्रांसप्लांट. इसमें कोई डाउट नहीं. अगर आप बोल रहे हो लिवर सिरोसिस रिवर्स करना है तो नहीं. अगर आप लिवर सिरोसिस की कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करने की बात कर रहे हैं, किसी पेशेंट को बार बार खून की उल्टी हो रही है, तो उसमें नॉन सर्जिकली हम एंडोस्कोपी करके वायरसेस को बैंड करते हैं. जो ईसोफेगस फूड पाइप में वायरसेस होती हैं उसकी बैंडिंग करते हैं. जो पेट में या गैस्ट्रिक वायरसेस होती है उसमें ग्लू थेरेपी करते हैं. ओके. अगर कोई इससे भी ठीक नहीं हो रहा है तो उसमें 2 तरह की इंटरवेंशन होती है, जैसे बलून रेट्रोग्रेड ट्रांसवीनस ऑब्लिटरेशन ऑफ गैस्ट्रिक वायरसेस बोलते हैं, BRTO, और टिप्स बोलते हैं, ट्रांसट्यूबुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टमिक शंटिंग. वो थोड़ा एडवांस चीज़ें हैं, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की चीज़ें हैं. वो डेफिनेटली सिरोसिस की कॉम्प्लिकेशन से लाइफ बचा सकती है. बट आपका जो सवाल है कि कोई इंटरवेंशन लिवर सिरोसिस ठीक कर सकती है, तो नहीं. द ओनली क्यूरेटिव ट्रीटमेंट ऑफ लिवर सिरोसिस इज लिवर ट्रांसप्लांट. और आज के टाइम पे लिवर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं. ओनली 2 रीजंस जिसकी वजह से हमने पेशेंट्स में देखा लिवर ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता. पहला होता है फाइनेंशियल रीजंस, क्योंकि वो एक्सपेंसिव है. दूसरा, फैमिली पॉलिटिक्स की कौन लिवर देगा. राइट. इस कैलकुलेशन में जब तक इंसान मन बनाता है तब तक लिवर डिजीज का इंसान कोई डोनर मन बनाता है, तब तक लिवर डिजीज का इंसान ICU में
बहुत ही सिक हालत में पड़ा होता है, लिवर ट्रांसप्लांट की विंडो के बाहर निकल चुका होता है। तो ये सच्चाई है ग्राउंड लेवल पे। इंडिया में डायबिटीज के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं बिल्कुल। और इट हैज बिकम अ कंट्रीब्यूटर टू लिवर डिजीज, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, वो कैसे इंश्योर करें कि उनके लिवर में प्रॉब्लम ना आए और उनको फ्यूचर में लिवर डिजीज ना हो? सर जनरली जैसे डायबिटीज हो, देखिए डायबिटीज दो तरह का होता है, जी, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटो इम्यून प्रोसेस है जो Right. यंगस्टर्स की बीमारी है, टीन्स में होती है। उसमें जनरली लिवर डिजीज इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती। ओके। जो टाइप 2 डायबिटीज आपको चलते फिरते लोग मिलते हैं वो 40 से 50 साल के जनरली मोटे लोग होते हैं, इनका BMI ज्यादा होता है, इनको हाइपरटेंशन भी साथ में होता है, उनको जनरली फैटी लिवर डेवलप हो चुका होता है। ओके। उनको आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, उनका LFT डिरेंज, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, उनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ मिल जाएगा। उसमें लाइफस्टाइल इंटरवेंशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसमें वेट लॉस बहुत जरूरी है। डायबिटिक पेशेंट्स में आज के टाइम पे हमारे पास अप्रूव्ड दवाइयां हैं, पहली बार वर्ल्ड की हिस्ट्री में, जो वेट लॉस कराती हैं। आपने पॉपुलरली इनका नाम ओजेम्पिक या राइबेल्सस या सीमाग्लूटाइड भी सुना होगा, Yes. जो काफी सेलिब्रिटीज भी यूज कर रहे हैं। ये पता होना कि वो वेट लॉस की दवाइयां नहीं है और आपको सिर्फ वेट लॉस के लिए यूज नहीं करनी चाहिए। डायबिटिक पेशेंट्स में वो ग्लूकोज कंट्रोल करते हुए वेट लॉस करवाती है और वेट लॉस उसका एक तरह का साइड इफेक्ट मान लीजिए आप। तो आपको अपने डॉक्टर से बात किए बिना वो नहीं लेनी चाहिए। बट डायबिटीज के पेशेंट्स में ऐसी मेडिकेशन जो सिग्निफिकेंट वेट लॉस करवा सकती है आज के टाइम पे अप्रूव्ड है, सेफ है। What according to you are the biggest side effects of Ozempic that are there? So first of all, used in the correct patient who's a diabetic and obese. दोनों चीजें जरूरी हैं। पुअरली कंट्रोल डायबिटीज एंड ओबीज, ओजेम्पिक या फिर राइबेल्सस या फिर सीमाग्लूटाइड के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। Okay. बट येस, वॉमिटिंग, इंट्रैक्टेबल वॉमिटिंग जो रुक नहीं रही, डायरिया और नोजिया, ये 3 बहुत कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जो पेशेंट को होते ही होते हैं और उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल But कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है? है। ऐसे सर कोई डॉक्यूमेंटेड अभी तक मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। अब 10 साल बाद कोई आ जाए तो बात अलग है, बट लॉन्ग टर्म डेटा इन दवाइयों के साथ अभी तक नहीं है। बट द पॉइंट इज ये US FDA अप्रूव्ड है। US FDA अप्रूवल आप मैनिपुलेशन से भी नहीं ले सकते, आप कितने भी पैसे खर्च करके भी नहीं ले सकते। आप पैसे खर्च करके रिसर्च करके US FDA अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। Okay. और अगर US FDA अप्रूवल आपको मिलता है तो जनरली वो चीज सेफ होती है। सर एक बात बताओ, यू एज अ कंसल्टेंट, ऐसा क्यों है कि लिवर डिजीज को लेके पब्लिक अवेयरनेस इतनी ज्यादा कम है? मतलब आज भी लोग लिवर डिजीज के बारे में बात नहीं करते और उसकी अवेयरनेस इतनी कम है कि द नंबर ऑफ केसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। आपको ये समझना पड़ेगा, जो मैं पहले ही बोल चुका हूं कि फैटी लिवर की बात कर रहे हो आप मेनली। फैटी लिवर एक मोटापे की या अल्कोहल की बीमारी है। तो ये तो है ही, अल्कोहल मना करने के लिए तो सोसाइटी में मना ही है कि नहीं पीनी चाहिए जी। इसीलिए एक सोशल स्टिग्मा है और आप मोटे भी नहीं होने चाहिए। आप सर आप ये देखिए ना, हमारी प्राइमरी डाइट में कितना प्रोटीन है और कितना कार्बोहाइड्रेट है इंडियन डाइट में। तो विद टाइम अगर आप वही डाइट खाते रहते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो आप होता है उससे कितना अक्यूमुलेट हो रहा है आपका कैलोरी सरप्लस, राइट, कितना इंसुलिन स्पाइक मिल रहा है आपको, समझ रहे हैं? अगर आप डाइट को बैलेंस भी कर लें, 1/3 कार्बोहाइड्रेट, 1/3 फैट, गुड फैट एंड 1/3 प्रोटीन, तब भी ठीक है। बट मेजर टाइम हमारी डाइट में भर के कार्बोहाइड्रेट है और उसके बाद हम मीठा भी खा लेते हैं। लोगों को खाने के बाद स्वीट डिश भी चाहिए, चीनी भी चाहिए, राइट। तो ये सब चीजें हैं जो कॉम्प्लिकेट करती हैं मैटर्स को। सो व्हाई इज अर्ली डिटेक्शन ऑफ लिवर डिजीज इन इंडिया स्टिल अ बिग प्रॉब्लम? देखा जाता है कि 60% से ज्यादा जो भी लिवर डिजीज के केसेस डायग्नोस होते हैं वो बहुत लेट स्टेज पे होते हैं, क्योंकि सिम्टम नहीं आते ना सर। सर आपको समझना पड़ेगा ना, तकलीफ और बीमारी में अंतर है। तकलीफ मतलब सिम्टम, बीमारी मतलब डिजीज। एक इंसान कह रहा है मेरे को कोई सिम्टम ही नहीं था, मेरे को कोई तकलीफ ही नहीं थी, तो मैंने वो क्या बोला सर, 90 to 95% फैटी लिवर इज एसिम्प्टोमेटिक, वो रिवर्सिबल स्टेज है। अगर आप उसे स्क्रीनिंग पे पकड़ लेंगे तो ठीक है।
एक बार आपको जॉन्डिस डेवलप हो गया, पैरों पे सूजन आ गई, पेट में पानी भर गया, खून की उल्टी आ गई, तो इरिवर्सिबल हो ही चुका है। तो ये पेशेंट को, जब इतने पेशेंट हैं, इनको पहली बार पहला सिम्टम ही खून की उल्टी होता है। हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कितना इक्विप्ड है सर अर्ली केसेस को हैंडल करने के लिए? बहुत बढ़िया इक्विप्ड है, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। आर वी एबल टू प्री डायग्नोस अ लॉट ऑफ थिंग्स? सर ये ना पेशेंट पे डिपेंड करता है कि कितना वो खुद से, जैसे देखिए सर, बहुत सारे लोगों का अल्ट्रासाउंड बहुत सारे कारणों के लिए होता है। अब अल्ट्रासाउंड पे ग्रेड 1 फैटी लिवर, ग्रेड 2 फैटी लिवर, ग्रेड 3 फैटी लिवर आता रहता है। तो अगर जनता ही बोलेगी फैटी लिवर तो हर किसी को है, तो फिर वो नहीं पकड़ा जाएगा। अगर वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे उस लेवल पे, तो नहीं पकड़ा जाएगा। राइट, समझ रहे हैं? अल्ट्रासाउंड एक बहुत ही सुपरफिशियल टेस्ट है, बट अच्छा टेस्ट है। आपको आपके डॉक्टर के पास भेजने लायक तो बना रहा है, चलते फिरते एक रिवर्सिबल स्टेज पे। या आप मोटे हैं, आपको ये तो पता ही है जी, आप 170 सेंटीमीटर के हैं, मतलब एवरेज इंडियन मेल हाइट 5'8", 170 सेंटीमीटर, आपका वेट 100 किलो है, तो आप ग्रॉसली ओवरवेट तो हैं ही। तो ये बॉडी में फैट जब आया है तो आपको विसरल एडिपोसिटी भी होगी। विसरल एडिपोसिटी मतलब वो फैट जो ऑर्गन्स पे डिपॉजिट हो रहा है जी, तो आपके लिवर पे डिपॉजिट हुआ ही होगा। तो आपको पता है भाई कि आपके घर में किसी को डायबिटीज है, आपके घर में किसी को लिवर डिजीज हुई है, आपको खुद को डायबिटीज है, आप 40 साल के ऊपर हैं, आप मोटे हैं, आप एशियन हैं, तो स्क्रीन होना चाहिए। इतनी अवेयरनेस मैं क्रिएट कर सकता हूँ, मल्टीपल जगह जाके कोशिश कर सकता हूँ, फैट्स हटा सकता हूँ, जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स मल्टीपल चीज़ें बताते हैं जो मेरे को दिखता है गलत है, वो हटाने की कोशिश कर सकता हूँ एज अ क्वालिफाइड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। क्योंकि मेरे को लगता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं जिनकी पब्लिक डिलीवरी या फिर कंट्रोल ओवर पब्लिक स्पीकिंग इतना अच्छा नहीं होता। मेरा है, तो मैं वो उस चीज़ का एफर्ट अपनी तरफ से मारना चाहता हूँ। अभी आपने सर एशियन वर्ड यूज किया, राइट, एज वी ऑल आर एशियंस। क्या इंडिया में कोई ऐसा भी स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा लिवर डिजीज के केसेस रिपोर्ट होते हो? सर पंजाब में हुए हैं बहुत टाइम से, क्योंकि आईवी ड्रग अब्यूज भी बहुत था, तो हेपेटाइटिस बी सी बहुत सारा था, स्टेरिलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स नहीं था, बार्बर्स बिल्कुल स्टेरिलाइज नहीं करते थे। तो पंजाब एक बेल्ट रही है जिसमें लिवर डिजीज ज्यादा रही है। बाकी ओवरऑल हर स्टेट में आपको लिवर डिजीज मिल जाएगी, क्योंकि अल्कोहल प्रेवलेंट हर स्टेट में है। और अभी भी एज टुडे द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लिवर सिरोसिस इन इंडिया इज अल्कोहल। यस, ओवरलैप इज कमिंग अप। शराबी लोग ओवरवेट हैं तो उनको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का ओवरलैप है। तो उसको क्लियर कट ये बोल पाना कि सिर्फ अल्कोहल से हो रहा है, वो जो ओवरलैप है वो बढ़ रहा है। इसीलिए आपका नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज वाला एस्पेक्ट आगे आ रहा है आपके, और वो आएगा और वो बढ़ेगा। क्या सरकार के भी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें हेपेटाइटिस बी और सी को डायग्नोस करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए सहयोग मिलता हो? सर बिल्कुल है, मिलता है। सबसे बड़ा सरकार का जो इनिशिएटिव है वो है वैक्सीनेशन। ओके, जो अभी तो हर न्यूबॉर्न को मिल रहा है, जो बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि हेपेटाइटिस बी अगर आपका बच गया तो आपकी मेजर गेम बच गई, क्योंकि आपने सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन भी तो बचा लिया। अगर मैं एक न्यूबॉर्न को हेपेटाइटिस बी होने से बचा लेता हूं तो मतलब वो औरों को भी नहीं दे पाएगा। सही बात है, राइट। तो इसको सर एक वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे होता है 28 जुलाई को, तो लास्ट टू लास्ट ईयर उसका जो थीम था वो मिसिंग द मिलियंस था। तो मिसिंग मिलियंस कहाँ हैं, उनको ढूंढना है। तो हेपेटाइटिस बी और सी इतने कॉमन टेस्ट हैं जो हो भी रहे होते हैं लोगों को, तो उसे पकड़ना मुश्किल नहीं है और उसे सही टाइम पे पकड़ना बहुत ज़रूरी है। और डेफिनेटली मोर देन सरकार, मेरे को लगता है ये कॉमन मैन के हाथ में है कि वो सही टाइम पे डॉक्टर को ज़रूर दिखा रहा हो। और पता तो सर देखो, मेजर टाइम जितनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन है आपको इंसिडेंटली ही लगेगा। जैसे मैंने बताया, प्रेग्नेंट फीमेल्स के टेस्ट होते हुए, ऑपरेशन के पहले होते हुए, ब्लड डोनेशन करते हुए, तभी पता लगेगा मेजर टाइम। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पता लग जाए तो उसको हम ढंग से इरेडिकेट कर पाए। So what is the average cost of treating chronic liver disease? Like, अगर हम कॉस्ट की बात करें, बहुत लोग इस चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड भी हैं, एंड इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन अमंगस्ट पीपल कि अगर किसी को क्रॉनिक लिवर डिजीज हो जाता है तो क्या एवरेज कॉस्ट आती है उसको ट्रीट करने के लिए, एंड हाउ लॉन्ग डज द ट्रीटमेंट गो? क्रॉनिक लिवर डिजीज का मेरे लिए मतलब सिर्फ लिवर सिरोसिस है। तो अगर लिवर सिरोसिस की आप बात कर रहे हैं, एक तो मेडिकल कॉस्ट हो गई, डिपेंडिंग ऑन क्या दवाइयाँ आपको चलती है। उसमें कुछ दवाइयाँ एक्सपेंसिव भी हो सकती हैं, कुछ दवाइयाँ चीप भी आती हैं। फिर आते हैं प्रोसीजर्स। अगर आपको लिवर सिरोसिस है और आप लिवर ट्रांसप्लांट के कैंडिडेट हैं तो आपको 20 से 25 लाख रुपए
लिवर ट्रांसप्लांट में खर्च होंगे। ठीक है। अगर आप नॉर्मली लिवर डिजीज मैनेज कर रहे हैं तो आपकी फर्स्ट एक एंडोस्कोपी होगी, एंडोस्कोपी अराउंड 4 to 5,000 में दिल्ली में आराम से हो जाती है। अगर आपकी एंडोस्कोपी में क्या आता है, फिर नेक्स्ट स्टेप डिपेंड करता है। अगर आपकी एंडोस्कोपी में वायरसेस आती हैं जिनको बैंड करना पड़ता है तो 4 हफ्ते बाद आपकी एंडोस्कोपी रिपीट होती है। अगर आपके वायरसेस नहीं आते हैं तो एंडोस्कोपी 3 साल बाद रिपीट होती है। पर कुछ दवाइयां हैं जो आपको चलेंगी। प्लस लिवर सिरोसिस अकेली बीमारी नहीं है जो आपको होगी, साथ में आपको डायबिटीज भी होगा, अल्कोहलिज्म भी होगा, तो आपको डी एडिक्शन में भी जाना पड़ेगा, आपको डायबिटीज ट्रीटमेंट भी चलेगा। तो इस क्वेश्चन को आंसर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है बॉस, कि कितना कॉस्ट बैठेगा। आप एम्स में दिखाइए, कुछ कॉस्ट नहीं बैठेगा। डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ हॉस्पिटल सेटअप यू आर गोइंग टू। आपको सर किस लेवल की सर्विस चाहिए। हेल्थ केयर एक सर्विस इंडस्ट्री बन चुकी है सर। आपको फोन करना है एक बड़े डॉक्टर की पीए को, आज शाम की अपॉइंटमेंट भी चाहिए, आपको तत्काल अपॉइंटमेंट भी चाहिए, आपको 15 सवाल भी पूछने हैं, आपको लाइन से भी आगे आना है ना, आपको मेरे अस्पताल में, फोर्टिस अस्पताल वसंत कुंज में भी दिखाना है, वहाँ पे आपको सिंगल रूम भी चाहिए, आपको बहुत बढ़िया खाना भी चाहिए। पेशेंट्स का कंप्लेंट होता है खाना अच्छा नहीं है अस्पताल में। अब क्या बात कर रहे हो, हॉस्पिटल में आए हो, होटल में हाँ थोड़ी आए हो। सर, नहीं पर है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। मेजर जो एडमिनिस्ट्रेशन से प्रॉब्लम है वो यही है, मेरी कोई बात नहीं सुन रहा। भाई कितनों की बात सुने, कैसे सुने। हर पेशेंट के लिए उसका पेशेंट सबसे जरूरी है, जिसमें कुछ गलत नहीं है। वो सेंसिटिविटी और सेंसिटाइजेशन उस टाइम पे इंसान भूल जाता है, क्योंकि हम हर रोज ये देखते हैं तो हम तो उससे एक्सपोज्ड है ना बस। समझ रहे मेरी बात। तो आपको अब वही वाली बात है, आपको मौर्य शेरटन जाके दमपुख्त में खाना खाना है जहां पे बॉलीवुड सेलिब्रिटी खा रही है, खानी आपको दाल है, तो वो दाल जब 4,000 रुपए की है तो आपको पे करनी पड़ेगी सर। तो अगर आपको इस लेवल की हेल्थ केयर चाहिए तो वो एक्सपेंसिव तो है, नहीं तो आप एम्स जाइए। अब एम्स में आपको 6 महीने की डेट मिलती है अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, फिर आप कहते हो नहीं मुझे तो आज कराना है। तो कॉस्ट उस चीज की आपको समझना पड़ेगा कि जिस लेवल पे हमारी पॉपुलेशन है। देखिए, मान गया हेल्थ इज अ स्टेट कॉन्सेप्ट। अगर आप टैक्स पेयर हैं तो जैसे यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज में होता है कि आप टैक्स पेयर हो तो आपको एक लेवल तक आपकी हेल्थ कवर्ड है। बट फिर भी इंडिया में वो पॉसिबल नहीं है, कभी मुझे नहीं लगता पॉसिबल हो भी पाएगा। राइट। और इंडिया में इंसान यूज्ड टू है सर सर्विस की। सही बात है। उसे हर इंसान अपनी जिंदगी में एक वीआईपी है, उससे बड़ा इंसान कोई नहीं है। जब आपसे कोई इंसान बताता है कि यार मैं एक फोन करूंगा काम हो जाएगा, मैं इस कॉलोनी में रहता हूँ, यहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं, वैसे लोग रहते हैं, वो क्या बता रहा है? वो सेल्फ वैलिडेशन ही तो दे रहा है अपने आप को आपके सामने। तो हर इंसान अपने लिए एक वीआईपी है, वीआईपी को चाहिए वीआईपी सर्विस। तो कॉस्ट की बात सर हेल्थ केयर में करना मेरे को लगता है इज नॉट अ वेरी व्हाट यू कॉल प्रैक्टिकल थिंग टू डू, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू वांट। आपको 4 अटेंडेंट भी रोकने साथ, आपको उनके लिए भी बेड चाहिए। I think that's a very offensive question for a allopath to talk about कि service, everybody wants service, right? And I think health industry जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है। मतलब आप तो फिर भी अवेयरनेस की बात करो, there are a lot of professionals who are not even talking about awareness. They're just focused on, you know, selling their product. Sir, black sheeps are in every profession. It's not only about, sir, doctors are the most respected people. Yes. That's the only thing. Doctors are businessmen also. Not taking any names. दिल्ली एनसीआर का जो सबसे बड़ा अस्पताल है वो ड्रिवन बाय अ डॉक्टर ही था. Yes. He's the biggest name. Not taking any names. Right. But everyone knows whom I'm talking about. So doctors can be businessmen as well. Doctor can be entrepreneurs as well. Right. डॉक्टर बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन है, डॉक्टर है तो डॉक्टर है. पर डॉक्टर एक रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है. डॉक्टर से दोस्ती करना चाहते हैं लोग. डॉक्टर को कोई कुछ दे नहीं सकता सर, डॉक्टर से ले सब कुछ सकता है. सही बात है. वो दोस्ती भी इसीलिए हो रही होती है रात को 2 बजे फोन करूं तो उठा ले. जब तक मैं डॉक्टर नहीं था मेरे इतने दोस्त नहीं थे. अब तो स्कूल में मेरे साथ थे वही बताते हैं जो फोर्टिस का सीनियर कंसल्टेंट डायरेक्टर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी मेरा दोस्त है. भाई बात तो हुई नहीं लास्ट 25 साल में. चल कोई नहीं तो मरीज भेज दे यार, देख लूंगा. सही बात है. उसको वीआईपी भी फील करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं. तो डॉक्टर्स एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है जिसने अपनी जवानी, जब बाकी लोग पार्टी कर रहे थे, बाकी लोग डेट कर रहे थे लोगों को, बाकी लोग घूम रहे थे, वो लाइब्रेरी में बैठ के 15-16 घंटे मेरी तरह पढ़ रहे थे. फिर वो 3 एंट्रेंस एग्जाम ऑल इंडिया एंट्रेंस क्रैक कर रहे थे. फिर वो इतने स्ट्रेस के बाद
यही बोला जाता है डॉक्टर पैसे कमा रहा है, ये कर रहा है। व्हाई शुड अ डॉक्टर नॉट अर्न मनी? ट्रू। If he is doing the best job delivering you state of the art healthcare, giving you time to explain everything, has a team who's counseling you for nutrition, counseling you for कैसे अपॉइंटमेंट मिलेगी, काउंसलिंग यू फॉर किस चीज का कितना कॉस्ट है, आपको अच्छा वेटिंग एरिया दे रहा है, वो आपको सारी सर्विसेज दे रहा है, तो डॉक्टर को उस चीज के लिए पे होना बहुत नॉर्मल है। ये चीज एक डॉक्टर आपको पब्लिकली बोलता है वो नहीं मिलेगा, पर आपस में डॉक्टर ये दोस्त बात करते हैं, मैं आपको पब्लिकली बोलता हूँ मिलूंगा, राइट। क्योंकि मुझे डर नहीं है। मैं आपको इतनी बढ़िया नॉलेज बेच रहा हूँ कि मल्टीपल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं अपना नाम गूगल करके देख सकते हैं। मेरे पास इतने पेशेंट हैं कि मैं डायरेक्ट फोन नहीं उठाता सर, मेरे पास आपका नंबर नहीं है, मैं आपका फोन नहीं उठाऊंगा, आज सेव करके चले जाऊंगा तो उठा लूंगा, व्हाट्सएप रिप्लाई कर दूंगा, बट नहीं उठाता। पेशेंट की गलती नहीं है वो प्रॉब्लम ये है कि मेरे को हर पेशेंट जो आ रहा है वो मेरे लिए फोन वाले पेशेंट से जरूरी है। एक पेशेंट चेन्नई से है मुझे दिखाने कल, वाह, क्योंकि उसके किसी दोस्त ने बताया जो मेरा स्टूडेंट था डॉक्टर, कि यार डॉक्टर शुभम वत्स्या के पास जा, वो तेरे को बैठ के ना 15 मिनट समझाएंगे। तो मैं हर पेशेंट को टाइम देता हूं। एवरी पेशेंट हु गोज आउटसाइड माय कंसल्टेशन रूम वेदर इन द हॉस्पिटल और माय क्लिनिक विल बी गिवन टाइम, विल बी लिसन टू एवरीथिंग, बिकॉज आई अंडरस्टैंड दैट ही इज एंशियस, ही इज इमोशनली अनस्टेबल, एंड उसकी बात सुनना जरूरी है। बट फोन पे बात सुनना मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं इस लेवल पे मेहनत कर रहा हूं और मैं सुबह 7:30 बजे घर से निकल रहा हूं, रात को 9:30 घुस रहा हूं, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहा, मेरे को सरकार कोई टैक्स की माफी नहीं दे रही, मेरे को सरकार कोई घर नहीं दे रही, मेरे को सरकार कोई पेट्रोल पे बेनिफिट नहीं दे रही, मेरे को सरकार कुछ नहीं दे रही, तो आई विल हैव टू अर्न मनी टू फीड माई फैमिली, टू लिव माई ओन लाइफ। एंड विद टाइम क्या होगा सर, जैसे जैसे नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ेंगे, जो मेरे बहुत सारे सीनियर्स के बढ़ गए हैं, वो अपनी कंसल्टेशन फीस बढ़ा देंगे। इसलिए नहीं कि उनको बढ़ानी है, इसलिए उनको नंबर कम करना है, वो क्वालिटी नहीं डिलीवर कर पा रहे। क्योंकि आप मुझसे पूछिए क्या क्या एक चीज है जो मैं भगवान से चाहता हूँ, पूछिए सर क्या है बताओ। टाइम 36 घंटे कर दो दिन में, 48 घंटे कर दो दिन में, मैं ज्यादा काम कर पाऊंगा। मुझे अपने काम से प्यार है, मैं दिल लगा के काम करना चाहता हूं, मैं ग्रो करना चाहता हूं। मेरे फादर ने मेरे को सिखाया था, आई हैव टू ग्रो इधर विद और विदाउट यू, और उन्होंने मुझे ये भी बोला था कि अगर मैं तेरी ग्रोथ रोकूं तो मुझे ही पीछे छोड़ दियो। जब आज मेरे क्लिनिक पे पेशेंट्स होते हैं तो 7:30 बजे पापा एक बार देखने आते हैं, और जिस दिन भीड़ होती है बड़े खुश होते हैं। मैं आपको मिलवाऊंगा उनसे, आप पूछ लेना, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड हु इज रीच्ड टिल हियर एंड इज गोइंग टू ग्रो। तो मैं आपको डॉक्टर साइड ऑफ द लाइफ बता रहा हूं, जो आपको नॉर्मली डॉक्टर्स नहीं बताएंगे। अगर आप उनसे पार्टी में मिलेंगे, मैं भी नहीं बताऊंगा आपको, व्हाई शुड आई टेल यू। बट हाँ, ये साइड पता होनी चाहिए लोगों को कि भाई क्वालिटी के कॉस्ट भी होती है, क्वालिटी का टाइम भी होता है। ये कोई ये नहीं समझना चाहता ना कि डॉक्टर भी बीमार होता है। नहीं सर, बीमार होता है ना, क्यों नहीं होता? मेरा लोग नहीं समझना चाहते सर। आप ये समझिए, आप इतने पेशेंट आके बोलते हैं स्ट्रेस है। आप मेरी लाइफ सोचिए, आज सुबह एक डेथ हुई जी, मैंने डिक्लेयर करी, डेथ सर्टिफिकेट साइन किया आईसीयू में, 5 मिनट बाद मैंने एक केस ऑपरेट किया, आधा घंटा वो चला, उसके 5 मिनट बाद दूसरा ऑपरेट किया, उसके बाद 6 ऑपरेट किए, फिर मैं आपके पास आया। स्ट्रेस नहीं है? बिल्कुल है। शाम को 25 अपॉइंटमेंट है, वॉक इन भी आ जाएंगे, तो क्या स्ट्रेस नहीं है? बिल्कुल है। बट वो स्ट्रेस मेरे को ड्राइव कर रहा है। अगर मैं खाली बैठ जाऊं घर पे तो मेरे घर पे फैमिली पागल हो जाती है, इसको काम पे भेजो। तो उस लेवल पे आप काम कर रहे हो, उस लेवल पे आप मेहनत कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप डिजर्व करते हो। दूसरी चीज मैं आपको इसको छोटे में बता देता हूँ, एम्स में जो डॉक्टर्स हैं उनकी सैलरी बहुत ज्यादा नहीं है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में जी, उनमें भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, और एम्स में आपको टाइम इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि जनता इतनी है। सो डॉक्टर्स के लिए पर्टिकुलरली आप बात समझिए सर, इट इज एन ओल्ड एज प्रोफेशन एंड विद टाइम मनी इज फॉलोइंग देम। डॉक्टर्स हु आर गुड एट देयर वर्क हैव टॉप नॉच स्किल, मनी इज फॉलोइंग देम। इन द यूएस सबसे अमीर डॉक्टर इंडियन और चाइनीज है जी, उनको बुला बुला के पैसे दिए जाते हैं, भाई तू पैसे ले, तू ये काम करके दे, क्योंकि वो स्किल है। अब मैं 2 से 5 मिनट में एंडोस्कोपी करता हूँ, 10 मिनट में कोलोनोस्कोपी करता हूँ, 15 मिनट में ईआरसीपी करता हूँ। बड़े बड़े लोग स्कोप को नहीं हाथ लगा सकते,
तो उस चीज का स्किल का चार्ज होगा भाई। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में आ रहे हो तो वो चीज समझना ठीक है, लोगों के पास वो डेप्थ नहीं है समझने वाली, राइट। आई एग्री, बट सच्चाई तो सच्चाई रहेगी जी। तो ये ग्राउंड लेवल की सच्चाई है। So what is your take on traditional medicine when it comes to liver disease and even gastric disease? सर मैं कॉम्प्लीमेंट्री ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जो आयुर्वेद होम्योपैथ है उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैं आपको मल्टीपल रिसर्चेस दिखा सकता हूँ जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में ऐसे हर्ब्स हैं जो इस्टेब्लिश्ड लिवर टॉक्सिक हैं, लिवर इंजरी कराते हैं, और एक ही दवाई में मल्टीपल हर्ब्स होते हैं जो जब लिवर इंजरी कराते हैं तो ये भी नहीं पता लगता कौन से वाले हर्ब ने इंजरी करी। तो लिवर के तहत कॉम्प्लीमेंट्री ऑल्टरनेटिव मेडिसिन बिल्कुल भी यूज नहीं होनी चाहिए। हमारी एक रील थी जो वायरल हुई थी इंस्टाग्राम पे, वो इसी बारे में थी, जिसमें मैं काफी होम्योपैथ और आयुर्वेद डॉक्टर्स ने उस पर कमेंट किया था, मतलब नेगेटिव कमेंट्स, पॉजिटिव कमेंट्स, ऑब्वियसली अब इंगेज नहीं करते उस चीज से, बट हुआ था तो ठीक है, बट वो सच था, बिल्कुल सच था, मैं खड़े होकर भी बोल सकता हूँ ये बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लिवर डिजीज के बारे में बताता हूँ, गैस्ट्रिक डिजीज के बारे में बताता हूँ, कोई नहीं यूज होनी चाहिए, कोई भी, एब्सोल्यूट जीरो। What about the herbs, like individual herbs that are being सर मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूं तो मैं आपको डेफिनेटली हर्ब वाइज नहीं बता सकता। नहीं, बट मैं एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रहा हूँ। सर नहीं ब्रो, From an आपको allopathy. अगर आपको जीना है अच्छे से तो मत खाइए। मतलब लोग बोलते हैं अजवाइन, काला नमक, ये सब जो सर अजवाइन ठीक है, मतलब ले लो थोड़ा बहुत, मुझे उससे दिक्कत नहीं है, बट मैं दवाई की बात कर रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसको मैं जीरो बोल रहा हूँ। एक बात समझिए सर, आपको मैं कोई भी दवाई लिखता हूँ, आप गूगल कर सकते हैं, उसका सॉल्ट नेम जान सकते हैं, उसके नॉन साइड इफेक्ट जान सकते हैं जी। मैं कह रहा हूँ किसी भी दवाई का साइड इफेक्ट है, आप मेरे पास लेके आते हैं कि इस दवाई से मुझे ये हो रहा है, मुझे पता है इस दवाई का साइड इफेक्ट है, मैं दवाई चेंज करता हूँ। अगर मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेडिसिन नहीं पता जी तो मैं क्या करूँ? कोरोनिल आई थी सर एक दवाई जी, एक बहुत ही बड़े बाबा जी ने निकाली थी जी सर, विदाउट टेकिंग एनी नेम्स। उन बाबा जी को पब्लिकली अपोलोजाइज कराया था सुप्रीम कोर्ट ने, मेन न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज पे। राइट। एक सरदार जी हैं बहुत बड़े क्रिकेट कमेंटेटर, विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, उन्होंने अपनी वाइफ के बारे में बोला था कि आयुर्वेदिक दवाइयों ने उनकी वाइफ को ठीक कर दिया जी। कोर्ट ने उनसे 850 करोड़ रुपए जुर्माना भरवाया है ये बोलने का कि भाई तू, आप गूगल कर सकते हो इस बात को, क्योंकि जिनकी बात मैं कर रहा हूं आपको पता है, विदाउट टेकिंग एनी नेम्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई तूने ये बोला कि तेरी वाइफ ने कीमोथेरेपी ली थी, तूने बोला तेरी वाइफ ने इम्यूनोथेरेपी ली थी। टाटा हॉस्पिटल मुंबई जो इंडिया का सबसे बड़ा कैंसर सेंटर है, उसने पब्लिकली इसको अबैंडन किया था, क्योंकि जब आप उस लेवल की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है ना सर, मैं तो इतना बड़ा आदमी नहीं हूं, राइट, पर मैं कोई भी गलत चीज रिकमेंड नहीं करूंगा, करूं नहीं करूं मेरी पर्सनल लाइफ है। तो इस लेवल के लोगों को समझना पड़ेगा कि जब ऐसे कमेंटेटर्स, ऐसे बाबा, बॉलीवुड स्टार्स आपके टोबैको प्रमोट करते हैं, बॉलीवुड स्टार्स बैठ के बोलते हैं कपिल शर्मा के शो पे कि मैं शुगर नहीं खाता और फिर फ्रूटी के ऐड करते हैं जी, दैट इज समथिंग। एक आपका पॉडकास्टर, इसने अभी इतना बड़ा बवाल किया, तो अगर आप पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हो तो रिस्पेक्ट करो, क्यों गेन करा उसको आपने, राइट। यू कैन नॉट बी सोशली इररिस्पॉन्सिबल। आप घर के अंदर क्या कर रहे हो कोई नहीं जानना चाहता, नोबडी वांट्स टू नो, बट आप पब्लिकली बैठ के, लोग आपको सुन रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, आपकी बात से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, आप अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोल रहे हो, पब्लिक सेलिब्रिटी बोल रहे हो, और आप ऐसी हरकतें कर रहे हो, तो दैट इज समथिंग विच इज ग्रॉसली रॉन्ग, एंड इट शुड बी पनिश्ड like it is going on right now. It should be punished. Is it true that drinking milk helps in gastric reflux? नहीं सर, ऐसी कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है। कोई मिल्क आपको एसिड को, अगर जैसे एंटासिड है, जैसे मिल्क एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो रिफ्लक्स कम नहीं होगा, पर जो रिफ्लक्स हो रहा होगा एसिडिक कंटेंट कम हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? एसिड दिक्कत नहीं है सर, एसिड एक नेचुरल चीज है जो बॉडी में ऊपर वाले ने बनाई है जी, जो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन, आयरन अब्जॉर्प्शन, मैग्नीशियम अब्जॉर्प्शन, विटामिन B12 अब्जॉर्प्शन, प्रोटीन डाइजेशन, इस सब में हेल्प करता है। तो जब आप एसिड को मार रहे हैं, जो सारी दवाइयां वो भी एसिड को मार रही हैं, वो रिफ्लक्स नहीं प्रिवेंट कर रही, वो एसिड रिफ्लक्स प्रिवेंट कर रही है। दिक्कत रिफ्लक्स है, दिक्कत आपके मैकेनिज्म जो रोकता है इस रिफ्लक्स को, उससे है। What is the cause of GERD? Like, what is the cause of a reflux? So GERD is characteristically a lifestyle disorder. Okay. ठीक है, मोटापा, अल्कोहल, स्मोकिंग, पेपरमिंट, एक्सेस कॉफी, एक्सेस टी, ये स्ट्रेस, ये सब कॉज करता है GERD।
इसी पे काम करना पड़ता है आपको अगर आप इसको ठीक करना चाहते हैं तो। स्ट्रेस इंड्यूस्ड रिफ्लक्स कॉमन है, स्मोकिंग इंड्यूस्ड रिफ्लक्स कॉमन है, अल्कोहल इंड्यूस्ड रिफ्लक्स कॉमन है, ओवरवेट इंड्यूस्ड रिफ्लक्स कॉमन है। इसीलिए इन पेशेंट्स को आप एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बोलते हो दवाई के साथ कि अपना हेड एंड जो बेड का है उसे एलिवेट करें, सो दैट आपको रात को जब आप सीधा लेटे हो और ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है तो आपको रिफ्लक्स कम हो। तो GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, इज प्राइमरली अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर एंड इट हैज टू बी मैनेज्ड विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड मेडिकेशन। मेडिकेशन की एक लिमिट होनी चाहिए। ओवर द काउंटर लोग गैस की दवाई खाते रहते हैं, जैसे PPIs बोलते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। लॉन्ग टर्म लेने से आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से बोन फ्रैक्चर्स भी होते हैं, आपको आयरन नहीं अब्जॉर्ब हो पाता तो आयरन डेफिशिएंसी भी होती है, B12 नहीं अब्जॉर्ब होता था B12 डेफिशिएंसी भी होती है, और मल्टीपल अदर इश्यूज भी हो सकते हैं। तो इंडिया में इतनी आराम से दवाइयाँ मिल जाती हैं, और इंडिया में आप ये भी जानते होंगे कि इंसान केमिस्ट को पहले दिखाता है, डॉक्टर को बाद में दिखाता है। राइट। तो ये दवाइयाँ आपको बहुत कॉमनली मिल जाती हैं, तो लॉन्ग टर्म में आपको दिक्कत देती हैं, और मेजॉरिटी पेशेंट्स इनमें साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट होते हैं। जैसे मैं बहुत सारे पेशेंट्स को बताता हूँ कि अगर 30 दिन के लिए आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड आपके खाने में गैस की दवाई डाले या नहीं डाले, और आपको नहीं पता हो, और आप बस खाइए, आपको पता है नहीं पता दवाई आ रही नहीं आ रही, आप अपने हस्बैंड या वाइफ को बताइए कि इस दिन आपको सिम्टम हुआ कि नहीं हुआ। 30 दिन के एंड तक आपको पता लग जाएगा कि आप साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट थे। जिस दिन आपको पता है आपने खाई है उस दिन आपको सिम्टम नहीं है, जिस दिन आपको नहीं पता है आपको पता है नहीं खाई है उस दिन सिम्टम है। तो ये मैंने प्रैक्टिकल अप्रोच है अपने पेशेंट्स के लिए कि उनको मैं सेंसिटाइज कर पाऊं दैट दे आर साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट ऑन दिस एसिड की दवाई या गैस की दवाई, सो दैट वो जो मल्टीपल प्रॉब्लम्स इनसे डेवलप हो गए हैं सालों साल खाने से, उनसे बच पाए। Sir, a lot of people say that IBS, that irritable bowel syndrome, is also in the mind and it is caused by stress. क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। क्या IBS नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती? नहीं करती है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का मतलब है द सिम्टम इज इन योर गट, द डिजीज इज इन योर ब्रेन। ओके। ये गट ब्रेन एक्सिस की बीमारी है जो सेरोटोनिन इम्बैलेंस से होती है। ओके। और क्योंकि मैक्सिमम सेरोटोनिन गट से आता है तो ये रिलेटेड है। बट कोई भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का पेशेंट आपको छोटी हिस्ट्री के साथ नहीं मिलेगा। उसको सालों साल से होगा, उसको पेट दर्द होगा, और उसकी बाउल मूवमेंट्स कम या ज्यादा होने के साथ उसके सिम्टम्स चेंज होंगे। जनरली इन लोगों को सोते हुए सिम्टम्स नहीं होते, तो हम इनसे पूछते हैं कि आपको सोते हुए सिम्टम्स क्यों नहीं होते। ये अपने आप से पूछेगा हर रोज सुबह उठ के, क्योंकि जब आप सो रहे होते हैं आपका पेट नहीं सोता पर आपका दिमाग सोता है। तो हम मैं एक्स्ट्रा पेन लेता हूं इस चीज को सेंसिटाइज करने में। मैं सर अपना काम धंधा छोड़ के अभी आपको भी इस बात में जागरूक कर रहा हूं कि जब आप सो रहे हैं अगर आपको सिम्टम नहीं है, और अगर सालों साल आपको सिम्टम रह रहा है, मतलब ये बीमारी जानलेवा नहीं है, और शायद ये आपको बीमारी पेट में है ही नहीं। सर, as you said, it is in the mind, right? Not purely in the mind. It is a issue of the gut-brain axis. Gut-brain axis. It is your internal reaction to the external world. Can IBS also be related with food allergies and food intolerance? Partly, yes. These patients are generally sensitive to some kinds of foods. Yes. So there is a diet which is called low FODMAP diet, FODMAP. जी. ये डाइट रिकमेंडेड है IBS पेशेंट्स के लिए, क्योंकि कुछ ऐसे फूड्स हैं जिनसे सेंसिटिविटी देखी गई है, जैसे मिल्क। और सर लो फॉडमैप डाइट एक बहुत ही स्पेसिफिक डाइट है जिसके हम डाइट चार्ट पेशेंट को देते हैं जानने के लिए। हर पेशेंट की फूड सेंसिटिविटी अलग होती है, राइट। तो ऐसे पब्लिकली बोलना कि ये सब दिक्कत देगा, बट यस, मिल्क कॉजेज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज दीज पेशेंट्स ऑल्सो बिकम लैक्टोज इंटॉलरेंट। तो आप IBS के पेशेंट को जनरली बोलते हो मिल्क नहीं पिए। सो what breakthroughs do you see in the next decade? आने वाले 10 सालों में लिवर डिजीज, गैस्ट्रिक डिजीज के ट्रीटमेंट्स को लेके क्या नई चीजें आने वाली हैं? क्या लगता है कि ये कुछ नया सर आ ही रहा है, काफी तो डेवलप हो गया सर। लिवर ट्रांसप्लांट का इतना सक्सेस रेट, ऐसे 2-3 सर्जन हैं दिल्ली में जो ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा 5 ईयर सर्वाइवल है लिवर ट्रांसप्लांट। कहाँ है दुनिया में, और इस कॉस्ट पे आ ही रहा है सर। कितने सारे एंडोस्कोपिक मेथड्स ऑफ अर्ली कैंसर रिसेक्शन है, एंडोस्कोपिक म्यूकोसल रिसेक्शन, एंडोस्कोपिक सब म्यूकोसल डाइसेक्शन है, बिल्कुल है। सर्जिकल कितना लैप्रोस्कोपी से हो जाता है, बाहर पता ही नहीं लगता अंदर आपका पेट उड़ा दिया है। लैप्रोस्कोपिक बेरियाट्रिक कितना डेवलप हो गया सर। डेवलप होता जाएगा सर, देखिए, क्योंकि डेवलपमेंट का कोई अंत नहीं है। आप 90s किड हो, मैं 90s किड हूं, हमारे सामने फोन्स आए हैं, राइट। पेजर भी हमारे सामने आया है, लैंडलाइन, पेजर,
सेल फोन, वो मोटा वाला फोन जो हमारे पिताजी के पास होता था, समझ रहे हो? तो वो तो आज भी नहीं बता सकते आगे क्या होगा। सही बात है। तो डेवलपमेंट तो होगी, बट काफी डेवलपमेंट हो चुकी है सर। So before we come to an end today's podcast, what message would you like to give to young doctors who want to specialize in gastro and hepatology? Sir, without creating controversies, Hmm. you should know your calling, you should know your vision. So I was trained by a world-class gastroenterologist. Hmm. I'll take his name, Dr. Sunil Dadij and Dr. Narendra Bhargav. Hmm. And they are genuinely the best teachers anyone can get. Hmm. तो मेरे को मेरे टीचर ने बोला था जब मैं डीएम करके निकल रहा था और वापस घर आ रहा था, कहता देख तेरे को ना 80 से 90% सारा काम आता है, Hmm. तेरा डायग्नोसिस अच्छा है, तू बहुत पढ़ा लिखा है, Hmm. किसी के अंडर काम मत करियो, नहीं तो कोई सीनियर बंदा तेरी जवानी खा जाएगा। राइट? मैंने नहीं किया, तो मैं 7 साल में एक सीनियर कंसल्टेंट डायरेक्टर लेवल पोस्ट पे फोर्टिस वसंतकुंज में आ गया। मुझे इंडिपेंडेंट काम करना था, Hmm. और कुछ ऐसा काम है, कुछ ऐसी प्रोसीजर्स हैं जो मैं नहीं करता अभी। आई माइट लर्न देम ऑन माई जर्नी, बट मैं अभी नहीं करता और मेरे पास करने का टाइम भी नहीं है और मैं करना भी नहीं चाहता था। तो ये मेरी चॉइस थी। मैं चाहता था मेरी ओपीडी में पेशेंट्स हो जो मुझे दिखाने आए, वो मैंने अचीव किया। वो जब मैंने अचीव किया, मुझे लगा कि मुझे नेक्स्ट लेवल जाके अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। तो मैं इंस्टाग्राम पे, पीआर में, पॉडकास्ट में, रील्स में, मीडिया में आया। तो हर इंसान का विजन और जर्नी अलग है। तो कोई इंसान टॉप नॉच लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन बनना चाहता है, तो मैं थोड़ा ना बोलूंगा कि तू आगे ट्रेनिंग मत कर। Right. मैं लिवर ट्रांसप्लांट नहीं करता। Hmm. तो ये सिर्फ विजन है। मैं आई एम अ पर्सन हु लव्स ग्रोथ, हु लव्स recognition, who loves name, and I am a person who thinks if name will come, other things will follow, and I have to do the correct work for that. तो मैं कैसे किसी को एडवाइस दूं जब मैं ही अजूबा हूं? सर, आज का पॉडकास्ट यहीं खत्म करते हैं। बहुत बढ़िया। Thank you so much, sir, for coming and sharing all the insights and knowledge with us and with the audience. मैं usually बोलता हूँ कि I hope people will like it, but I know people will like it today. ठीक है, Thank you so much, sir. मैं दिल से बात करता हूँ यार, आपने देख ही लिया होगा। मैं बस एक चीज आपके माध्यम से अपने सब सुनने वालों को बोलना चाहता हूँ कि आई थिंक एज अ पर्सन हु इज wanting to do hard work in life, work hard, stay happy, count your blessings. अगर आपके घर में कलेश है तो खुश रहिए, इसका मतलब है आपके घर में किसी इंसान को बड़ी बीमारी नहीं है। Right. हमने देखा है जिस दिन घर में किसी को बड़ी बीमारी होती है, कलेश गायब हो जाते हैं। राइट? तो अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, आप खाना खा पा रहे हैं, आप 2 पैसे कमा रहे हैं, आपकी फैमिली में कलेश हैं और हेल्थ इश्यूज नहीं है, Hmm. तो हाथ जोड़िए, जो भी भगवान को मानते हैं थैंक यू बोलिए, एंड काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड मूव ऑन। माय क्लोजिंग मैसेज। Thank you so much, sir. थैंक यू जी।